कोई नहीं, बच्चे तब तक जुड़ रहे हैं आप। ओके सर। थैंक यू। बुंदेलखंड महाविद्यालय के बीएड विभाग के द्वारा संचालित यूजीसी नेट जेआरएफ मार्गदर्शन कक्षाओं में मैं डॉक्टर नितिन त्यागी जी, डॉक्टर मयंक त्रिवेदी जी और सभी जो प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा रिसर्च एप्टीट्यूड पर डॉक्टर नितिन त्यागी सर की रहेगी। सर का निरंतर मार्गदर्शन आप लोगों को बच्चों मिल रहा है और बहुमूल्य और अति विशिष्ट, अति उच्च स्तर का जो मार्गदर्शन है वो डॉक्टर त्यागी जी हमें प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके लिए मैं जरूर सर का आभार, अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद मैं प्रारंभ में ही दे देना चाहता हूं, बाद में मौका मुझे मिलेगा या नहीं। और सर का सानिध्य बच्चों के प्रति देखकर बड़ा मुझे भी मोटिवेशन हो रहा है और वास्तव में ये एक ऐसा ज्ञान यज्ञ चल रहा है जिसमें कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी आहुति लगा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बच्चों का सौभाग्य है और इसके थ्रू आप लोगों को जरूर सफलताएं अर्जित होंगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। पुनः मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आभार और बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ डॉक्टर नितिन त्यागी सर को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना लेक्चर आज प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके मुंह से औपचारिक शब्दों में सर सुनकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब तक तो नाम नितिन ही सुनता था। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्नेह के लिए। और मयंक सर को, आपको, पूरे बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पुनीत कार्य के लिए। तो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं लेक्चर। यू कैन स्टार्ट। हाँ, तो साथियों लगभग 66 लोग जुड़ चुके हैं। नमस्ते नमस्ते। तो मैं शुरू में ही बताना चाहूंगा कि आज का जो लेक्चर है आपको कहीं बीच में जाना नहीं है और बने रहना है, बाद में आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। इस लेक्चर के का कुछ एक पोर्शन हम बाद में छोड़ेंगे, जो कल जब या मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब उसकी बात शुरू करेंगे। इस पूरे लेक्चर में इतनी सामग्री होगी कि न केवल फर्स्ट पेपर बल्कि सेकंड पेपर और इंटरव्यू और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपकी सारी इसमें कवर हो जाएगी, है ना। तो अब आपके लिए एक अच्छी बात ये हो गई है कि अब मयंक सर इसको रिकॉर्डिंग इसकी करनी शुरू कर दी और यूट्यूब पर वो भेजते हैं, तो आप भविष्य में भी इसको सुन सकते हैं। तो ठीक है, बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने बात छोड़ी थी हाइपोथेसिस में टाइप्स पर आने के बाद, है ना। तो मयंक सर मुझे बताएंगे। मेरी स्क्रीन अभी मैं शेयर करता हूँ। हाँ, विजिबल है? यस सर। हाँ, चलिए। तो जो इससे पहला लेक्चर था हम उसमें बात कर चुके थे हाइपोथेसिस की। तो ये रिसर्च में बहुत जरूरी होती है। हमने एक बार पहले बात करी थी और मुझे याद है मेरे सेकंड लेक्चर में किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर जो हमारे ह्यूमैनिटीज के रिसर्च है क्या इनको साइंटिफिक रिसर्च कह सकते हैं। तो पूर्ण रूप से साइंटिफिक रिसर्च तो नहीं कहते हैं, लेकिन चूंकि हम प्रोसेस साइंटिफिक रिसर्च वाला अपने ह्यूमैनिटीज में यूज करते हैं तो इसीलिए ये भी साइंस के ही रिसर्च के जैसे कहलाते हैं। परिणाम उतने शुद्ध नहीं होते क्योंकि हमारी विषय वस्तु अलग होती है। हमारे नहीं है स्क्रीन विजिबल नहीं है मयंक सर? सर इट इज विजिबल ओनली। विजिबल है? अच्छा, विजिबल है, ठीक है। तो किसी ने मुझसे पूछा था, तो चूंकि हम अपने ह्यूमैनिटीज के रिसर्चेज में भी साइंटिफिक प्रोसेस का यूज करते हैं, इसीलिए इन रिसर्चेज के जो परिणाम होते हैं उनको भी बहुत शुद्ध माना जाता है और इनके जो प्रोसीजर हैं इसीलिए इन्हें विज्ञानों की श्रेणी में रखा जाता है। राजनीतिक विज्ञान इसका उदाहरण है, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, इन सबको हम विज्ञानों की श्रेणी में रखते हैं। तो यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वो क्या कारण है जिस वजह से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को विज्ञान की श्रेणी में गिना जाता है, तो आप सीधा कहेंगे कि हम यहाँ अनुसंधान के लिए, गहन अध्ययन के लिए हम उन्हीं पदों का, उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है। तो साइंटिफिक रिसर्च में हाइपोथेसिस एक महत्वपूर्ण भाग है। वो हाइपोथेसिस हम अपने ह्यूमैनिटीज के रिसर्चेज में भी बनाते हैं।
कुछ एक रिसर्च छोड़ दें, यदि हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें केस स्टडी वगैरह होती है, और फिलोसफिकल रिसर्च को छोड़ दे, तो ज्यादातर रिसर्चेज में अपनी हाइपोथेसिस बनती है और इसको टेस्ट किया जाता है। तो इसीलिए ये हमारी जो रिसर्च की प्रोसीजर है ये बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च की जैसी ही है। चलिए, तो हाइपोथेसिस क्या है ये बात कर चुके थे। अजम्पशन और हाइपोथेसिस में क्या अंतर है, हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या अंतर है, ये डिस्कशन हम उस दिन कर चुके थे। चलिए अब आगे आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो रिसर्च में जो हम हाइपोथेसिस यूज करते हैं, मेनली दो तरह की हाइपोथेसिस का नाम हम बहुत सुनते हैं। दो तरह की मेन हाइपोथेसिस होती है, एक तो होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है रिसर्च हाइपोथेसिस। कुछ विद्वान रिसर्च हाइपोथेसिस का नाम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। थोड़ा सा बस अंतर होता है। कुछ एक जगह आप सुनेंगे स्टैटिकल हाइपोथेसिस, एक जगह सुनेंगे आप वर्किंग हाइपोथेसिस। तो लगभग सभी मान एक ही बात को कहते हैं। मेनली दो डिवीजन होती हैं, दो भागों में क्लासिफिकेशन मेनली होता है, रिसर्च नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को एच नोट से डिनोट करते हैं, आगे हम देखेंगे। एच नोट बोलते हैं इसे जीरो को, है ना, NULL नल हाइपोथेसिस, है ना। और अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस भी, जिसे कुछ विद्वान कहते हैं कि दोनों एक ही चीज है मोटे मोटे अर्थों में, उसको H1 से डिनोट करते हैं, है ना, इसको रिसर्च हाइपोथेसिस। आगे आएंगे, ये अभी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए तो देखते हैं। और दूसरे और प्रकार होते हैं हाइपोथेसिस में, हम कितने विश्वास के आधार पर उसको बना रहे हैं, परिणाम या डिडक्शन कितनी सॉलिड थ्योरीज पर है उसके आधार पर भी, डायरेक्शन के आधार पर बनाते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल। तो शुरू करते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सर हिंदी में पीडीएफ करा दीजिए। हाँ, हिंदी में भी मिल जाएगी आपको। हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ, और सारे ये जो टर्म है इनको भी मैं हिंदी में बताऊंगा। इंग्लिश वालों के लिए सामने लिखी हुई आई रही है, तो दोनों का फायदा हो रहा है। जब ये मैं डालूंगा इसको, तो आशुतोष राय या मयंक भाई दोनों में से भी कोई इसको हिंदी में कन्वर्ट करके इसको डाल देंगे, है ना। और थैंक यू सर। मुख्य बात क्या है, आपका नाम क्या है? सर प्रिया। हाँ प्रिया, मुख्य बात ये है कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। आपके पास PDF, पुस्तकें, स्टडी मटेरियल और गूगल पर दुनिया भर का मटेरियल पड़ा हुआ है ना। तो जी सर। मेन इम्फेसिस होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट बताई जा रही है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। फिर तो कहीं से भी समझ में आ जाएगी, किताब से पढ़ लो, इंटरनेट से पढ़ लो, PDF से पढ़ लो, है ना। तो ये मिल जाएगी आपको, समझने पे है ना। चलो, हिंदी में भी सब किताबों में ये मिलेंगे। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होती है, जैसे नाम से ही, जिसमें डायरेक्शन होती है असल में, है ना। तो ये थ्योरी, ये वाली जो हाइपोथेसिस होती है रिसर्च में आमतौर पर कम बनती है। सबसे ज्यादा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा विश्वास के साथ कह नहीं सकते। तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो है जिसमें अपने आप हम पहले ही कोई डायरेक्शन को इंगित करके चलते हैं। जैसे कह के चले, मान लो उदाहरण के लिए कोई ऑनलाइन कक्षा से पढ़ा रहा है ना, और एक ट्रेडिशनल कक्षा है। तो कोई शुरू में ये कह के चले, हाइपोथेसिस बनाकर चले। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव सॉल्यूशन होती है, और जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच के संबंध के बारे में प्रिडिक्शन करती है। तो हम पहले ही प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि जो ऑनलाइन माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे उनके मुकाबले जो ट्रेडिशनल कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं उनकी अचीवमेंट ज्यादा होगी। तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, ट्रेडिशनल कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की अचीवमेंट ऑनलाइन कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से बेहतर होगी। तो हम शुरू में ही अपने आप बताकर चल रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल कक्षा वाले हैं उनकी अचीवमेंट ज्यादा होगी। तो यानी हम डायरेक्शन अपने आप देकर चल रहे हैं। तो जिसमें हम खुद डायरेक्शन दे रहे हैं वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है, कम बनती है बनस्पत नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के, है ना। और जो विद्वान है वो भी यही कहते हैं कि आपको डायरेक्शन नहीं बतानी चाहिए, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनानी चाहिए, जिसमें हमें पता ही ना चले कि अंतर क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, ऑनलाइन वाले क्या पता ज्यादा अच्छे निकल जाए, है ना। तो फिर ये गलत सिद्ध होगी। तो हमें शुरू में ही नॉन डायरेक्शनल बनाकर चलनी चाहिए। तो जैसा हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें डायरेक्शन होती है, पहले से ही एक का हम बताकर चलते हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़के शारीरिक क्रियाओं में अधिक उत्तम प्रदर्शन करेंगे। तो हम पहले से ही बता के चल रहे हैं कि अगर शारीरिक क्रियाओं में लड़के और लड़कों की कंपैरिजन करनी हो, क्षमता की, पोटेंशियल की, तो उसमें लड़के बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो हमने लड़कों को पहले ही बेहतर बता दिया, तो डायरेक्शनल थी। नॉन डायरेक्शनल, जिसमें हमें डायरेक्शन पता ही ना हो, हम ये मान के चलते कि किधर भी प्रभाव हो सकता है।
तो जो ये लड़के और लड़की वाला उदाहरण था, इसी में यदि हम कहें कि शारीरिक क्रियाओं में लड़के तथा लड़कों की क्षमताओं में अंतर होता है। अब हमने नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई है। हमने नहीं कहा कि लड़के बेहतर प्रदर्शन करेंगे या लड़की करेंगे। हमने कहा कि शारीरिक क्रियाओं में, फिजिकल एक्टिविटीज में लड़के तथा लड़कों की क्षमताओं में अंतर होता है। अब वो अंतर किधर भी हो सकता है, क्या पता लड़कियां बेहतर करके दिखा दे हमारे रिसर्च में, क्या पता लड़के दिखा दे। तो जिसमें डायरेक्शन ना हो उसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। दोनों सिरे खुले हुए हैं, किधर को भी वो हमारा अंतर जा सकता है, इधर भी और इधर भी। ये एनपीसी बनाया मैंने, नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जिसमें डायरेक्शन होती है, हम किसी एक को पहले ही अधिक बताकर चलते हैं। नॉन डायरेक्शनल जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। नल हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे अभी बाद में। रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। तो रिसर्च हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसमें जिसको हम करते हैं रिसर्च, उसको हम पिरोते हैं हाइपोथेसिस के रूप में, जो हम काम कर रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति ऑनलाइन टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग का अंतर पता कर रहा है, तो वो उसके बारे में जो हाइपोथेसिस बनाएगा कि ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड का, कि कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की क्षमताओं में सुधार होगा, छात्रों की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अचीवमेंट बढ़ेगी। तो जो सीधा स्टेटमेंट हमारा रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित होता है, जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हम देखना चाहते हैं, उसी को रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। सीधे सीधे शब्दों में बनाई जाती है। और अब इसके उलट हाइपोथेसिस जो बनती है वो बनती है नल हाइपोथेसिस। यानी ये रिसर्च हाइपोथेसिस तो कोई संबंध बताती है और नल हाइपोथेसिस कहती है कि कोई संबंध नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस को याद रखना नो डिफरेंस हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स ही कहती है, एज्यूम नो डिफरेंस नो इफेक्ट। तो कई बार तो इसको क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि किस हाइपोथेसिस को नो डिफरेंस हाइपोथेसिस कहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल जो शब्द है वो दर्शाता है शून्य को, यानी किन्हीं दो चीजों के बीच कोई अंतर ना होना। तो ये नल है, इसीलिए नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते हैं। फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। कई देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में भी H1 ही लिखा हुआ है और रिसर्च में भी। तो बहुत सारे रिसर्चर कहते हैं कि एक सी होती है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है इसमें, है ना। तो ये एक जैसी है। जो बात रिसर्च हाइपोथेसिस कहती है वही अल्टरनेटिव होती है। तो ये नल हाइपोथेसिस की अल्टरनेटिव कही जाती है असल में, कि जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, और जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये इन दोनों के एक दूसरे की अल्टरनेटिव है। तो नल हाइपोथेसिस की अल्टरनेटिव होती है, वो रिजेक्ट हुई तो ये एक्सेप्ट हो गई, वो एक्सेप्ट हुई तो ये रिजेक्ट हो गई। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अभी इनके बारे में डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेल में। एक स्टैटिकल हाइपोथेसिस भी कह देते हैं, है ना। तो स्टैटिकल हाइपोथेसिस वैसे तो बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होती। जो नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उसी को जब हम थोड़ा सा स्टैटिक्स के रूप में, कि जैसे उसको मेजर करनी होती है, उस रूप में लिख देते हैं, तो वो स्टैटिकल हाइपोथेसिस कहलाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जब हम हाइपोथेसिस को स्टैटिकल नोटेशन के साथ लिखते हैं तो तब वो स्टैटिकल हाइपोथेसिस कहलाती है। उदाहरण के लिए मैं इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब जिससे हम सैंपल चुनते हैं, है ना। कोई पॉपुलेशन होती है, मान लो छात्र हैं, तो किसी जनपद के कक्षा 9 के सभी छात्र पॉपुलेशन है। तो मान लो हमने और कोई दूसरा हम कंपेयर करना चाहते हैं, इन्हीं बच्चों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो इनसे जो हमने सैंपल लिया, किसी मेथड पे हम इन दोनों पे स्टडी कर रहे हैं कि कंप्यूटर से इस ग्रुप को पढ़ाने पर या इस ग्रुप को पढ़ाने पर किसकी अचीवमेंट ज्यादा होगी कंप्यूटर के माध्यम से। तो दो ग्रुप है। तो नल हाइपोथेसिस ये कह के चलती है, और नो डिफरेंस हाइपोथेसिस, की इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। तो ये जो होंगी ये पॉपुलेशन जो होंगी, इनको μ1 μ2, इनसे घबराने की जरूरत नहीं। जो मैं लिख रहा हूँ ये सब बातें बाद में आएंगी। तो वो कह देते हैं, कई बार हम μ1 μ2 से इसको नोटेशन करते हैं। तो हम नल ये स्टैटिकल हाइपोथेसिस कहते हैं कि μ1 स्टैटिकल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2। या जब हम किसी भी नल हाइपोथेसिस को, रिसर्च हाइपोथेसिस को इस रूप में लिख देंगे तो ये कहा जाएगा ये स्टैटिकल हाइपोथेसिस बन गई, क्योंकि अब हम इसको स्टैटिक्स के माध्यम से प्रूव करेंगे। तो कई बार क्या होता है, इस म्यू को उठा के इधर ले आओ, तो μ1 माइनस μ2, क्योंकि बराबर से इधर आ जाएगा तो उधर 0 रह जाएगी। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये बता रही है कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस बता रही है कि दोनों के मान बराबर है पहले से ही, और अब इसको स्टैटिकली प्रूव करना है।
तो ये मेन हाइपोथेसिस के टाइप्स हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। चलिए, अब मुझे बताएंगे आप कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का डिजिटल बोर्ड ओपन कर रहा हूँ कि ये आपको विजिबल है या नहीं है, बताइए। यस सर। विजिबल है? यस सर। हाँ, तो ये सर माइक्रोसॉफ्ट, विजिबल। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री में एक टूल दिया है जनहित में, कोई भी इसको यूज कर सकता है, ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड की तरह इसको, है ना। और बहुत ही अच्छी अच्छी खासियतें, आपको एक भावी शिक्षक के रूप में इसका पता होना चाहिए। ये फ्री में डाउनलोड हो जाता है और चलता है। चलिए, तो लो अब बात शुरू होती है। थोड़ी देर के लिए सब काम त्याग कर बस जमे रहिए अब, यहाँ से सारी बात शुरू होगी आज के लेक्चर की। तो भाई बात आई हमारी, एक तो हुई रिसर्च हाइपोथेसिस, है ना, रिसर्च हाइपोथेसिस, और एक हुई नल हाइपोथेसिस। तो इन्हीं पे ही तो सारी के सारा दारमोदार टिका हुआ है पूरे रिसर्च का। तो रिसर्च हाइपोथेसिस तो सीधी सीधी जो हम रिसर्च करते हुए होते हैं उसके बारे में बताती है। एक मिनट में ऊपर से इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ इरेजर से। हाँ, चलिए, तो रिसर्च हाइपोथेसिस तो कहती है, जैसे उदाहरण के लिए कुछ भी हम मान सकते हैं कि कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि अचीवमेंट बढ़ती है ना। तो कंप्यूटर की हेल्प से टीचिंग करने पर बच्चों की अचीवमेंट बढ़ती है, पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि बढ़ती है। ये हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है, यही हम काम कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पर। नल हाइपोथेसिस क्या कहेगी? नो डिफरेंस हाइपोथेसिस है, ये कहेगी कि नहीं बढ़ती उपलब्धि। तो कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि नहीं बढ़ती है ना। ऐसे मान लो, उदाहरण के लिए लेके चल रहे हैं, और स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैंने लेक्चर में डाले हुए हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये नल हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं हम, क्यों डायरेक्ट हमने अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं टेस्ट करी थी। तो ये जो नल हाइपोथेसिस की कॉन्सेप्ट है साथियों, ये ली गई है नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। जो न्याय का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, वो ये कहता है कि आप तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मान, कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, है ना। तो यानी कोई व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि वो दोषी सिद्ध ना हो जाए, है ना। तो हम हर चीज में, ये नल हाइपोथेसिस है। तो कोई व्यक्ति, मान लो उदाहरण के लिए देखते हैं कि किसी व्यक्ति, पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा, मान लो उसका नाम ABCD रख दो। पिछले एक लेक्चर में मैंने कहीं यूनिवर्सिटी में दे रहा था, नाम कपिल रख दिया था कि पुलिस ने कपिल को चोरी के आरोप में पकड़ा। तो वहाँ एक बच्चा था, बोला सर मेरा नाम कपिल है, इसे बदल दीजिए। तो मैं ए मान लेता हूँ, चलो मान लो पुलिस ने ए को पकड़ा, ए ने चोरी की है, ये हाइपोथेसिस है। पुलिस को ऐसा शक है, पुलिस उसके कुछ गतिविधियों के आधार पर, कुछ हल्की फुल्की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये हाइपोथेसिस बनाती है पुलिस कि ए ने चोरी की है। ये रिसर्च हाइपोथेसिस है। अब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है कि भाई ये ए तब तक निर्दोष है जब तक कि दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। तो जज के सामने जो नल हाइपोथेसिस रहेगी, जज साहब के सामने, वो ये रहेगी, ए ने चोरी नहीं की है, ये हुई नल हाइपोथेसिस। जैसे ऊपर रिसर्च हाइपोथेसिस, उसकी नल हाइपोथेसिस, ऐसे इसकी नहीं की है। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक उसी प्रकार पर नल हाइपोथेसिस बनती है। अब पुलिस क्या करेगी? अब पुलिस इस नल हाइपोथेसिस पर रिसर्च करना शुरू करेगी। अब ये नल हाइपोथेसिस यदि रिजेक्ट हो जाती है, ए ने चोरी नहीं की है, तो इसका मतलब वो बरी हो जाएगा। यदि एक्सेप्ट हो जाती है ये, है ना, चोरी नहीं की है तो नहीं की, तो भाई नहीं की, ए बरी हो गया। यदि ये रिजेक्ट हो जाती है, ये रिजेक्ट हो गई, तो इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये वाली एक्सेप्ट हो जाएगी, ए ने चोरी की है, तो उसको जज सजा दे देंगे। लेकिन वो ऐसे ही नहीं करेंगे। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और डाटा कलेक्ट करेगी, रिसर्च करेगी, और उसके बाद इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगी उस डाटा एविडेंसेस के आधार पर, और जज साहब के सामने रखेगी कि देखो ये जिस दुकान में चोरी हुई थी, कैमरे में आया, ये एक कैमरे में से निकला, उस दुकान के पास 8 बजे था, ये
2 लोगों ने इसको देखा था उस दुकान के पास ही, है ना, और किसी ने इसके घर में वो नया सामान देखा था, जैसा दुकान से चोरी हुआ हमने वो बरामद किया है। ये सारे एविडेंसेस पुलिस कलेक्ट करके जज साहब के सामने रखेंगे, जज कहेंगे कि अरे बिल्कुल ये तो सही है, इसका मतलब चोरी नहीं की, ये बात तो खारिज हो जाती है और इसने चोरी की है और उसको वो सजा दे देंगे। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम रिसर्च करना शुरू करते हैं। जब हम कहकर चलते हैं कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि बढ़ती है, तो भाई हम नहीं मानते, एक नल हाइपोथेसिस खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो उपलब्धि बढ़ती है? तो नल हाइपोथेसिस कहती है कि कोई उपलब्धि नहीं बढ़ती, ये कहती है नल हाइपोथेसिस, कोई उपलब्धि नहीं बढ़ती। अब आप लोग पुलिस की तरह, जैसे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खोले, लोगों से गवाहियां ली, डाटा एकत्रित किया और इसको रिजेक्ट किया, अब आप लोग, मैं, हम सब इस नल हाइपोथेसिस को के विरुद्ध एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं, क्योंकि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो नल हाइपोथेसिस कहती है कि कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि नहीं बढ़ती है। और ये एक बात और आपसे कहती है आगे बढ़कर, वो ये कहती है कि आप ज्यादा शातिर बन रहे हो, आप कंप्यूटर से पढ़ाओगे और कुछ अंतर जरूर आएगा कुछ ना कुछ। तो एक ग्रुप को कंप्यूटर से पढ़ा रहे हो, एक को चौक एंड टॉक से पढ़ा रहे हो, ऐसी खाली बख्तमबाजी से, है ना, तो दोनों में अंतर आएगा। तो नल हाइपोथेसिस पहले ही आपसे कह के चलती है कि जो भी अंतर आएगा, ज्यादा खुश मत होना, वो अंतर बाई चांस होगा। तो नल हाइपोथेसिस हमसे 2 बात कहती है कि कोई जो आपने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई है उसमें कोई अंतर नहीं है वेरिएबल्स में, और यानी जो उपलब्धि के लिए बनाई है तो उपलब्धि नहीं बढ़ती है। और यदि आपको लगेगा शुरू में कि बढ़ी हुई आई है, आपके रिसर्च करने के बाद में आप पढ़ाएंगे, डाटा करें, टेस्ट लेंगे, उसके बाद दोनों के टेस्ट देखेंगे एक ग्रुप जिसको कंप्यूटर से पढ़ाया था उनकी बच्चों की वास्तव में अचीवमेंट बढ़ी हुई आई उनके मुकाबले जिनको ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया था। तो नल हाइपोथेसिस कह देती है कि पहले ही कि खुश मत होना ज्यादा, ये जो अंतर आएगा बाद में जो आएगा ये बाई चांस आएगा। तो 2 बात कहती है। अब इन 2 बातों के विरुद्ध आप लोग, हम सब रिसर्चर अपना रिसर्च शुरू करते हैं कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे और इस नल हाइपोथेसिस को देखेंगे कि जो इसने 2 बातें कही हैं वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? प्रियंका, कोई चंचल, कोई भी बच्चा, आशुतोष, बताइए ये क्लियर है अब तक? यस सर। जी सर। तो हाँ, तो इसमें नल हाइपोथेसिस अंतर नहीं है तो ये ठीक है। और भाई जो अंतर आएगा भी वो बाई चांस आएगा। तो हम बस सारा खेल यहाँ से शुरू होता। अब हम शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। हम कंप्यूटर से पढ़ाएंगे एक ग्रुप को, ये ग्रुप था, इसको कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ाया, इसको ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया टीएम से, और इसको कंप्यूटर असिस्टेड से कंप्यूटर से पढ़ाया। दोनों को पढ़ाया हमने, दोनों को फिर बाद में टेस्ट लिया, इसका भी और इसका भी टेस्ट लिया, है ना। और टेस्ट लेने के बाद में हम इन दोनों का जो अंतर आया, अब इसने तो पहले कह दिया था कि अचीवमेंट नहीं बढ़ती है, तो जब आपने इसे कंप्यूटर से पढ़ाया था इस वाले ग्रुप को, और आपने देखा कि इस ग्रुप के 40 बच्चों का मीन, हमेशा एक बच्चे की तुलना नहीं करते हैं, 40 बच्चों के जो अंक आए उनका मीन निकालते हैं। तो मान लो इनका मीन आया 80, और आपने ट्रेडिशनल मेथड से जो 40 बच्चे पढ़ाए थे एक ग्रुप में चौक एंड टॉक से, उनका जो मीन आया वो आया 65 मान लो। अब आपने कहा कि देखो हाइपोथेसिस को आप इतरा गए थोड़े से, हाइपोथेसिस ने मना किया था कि इतराना नहीं, अंतर आते आप कभी, तो आपने एक बात हाइपोथेसिस की गलत सिद्ध कर दी। जो हाइपोथेसिस शुरू में कह रही थी कि अचीवमेंट नहीं बढ़ती है, आप कहोगे देखो बढ़ी है भाई, कंप्यूटर से पढ़ाया बढ़ी, और ये देखो इसके मुकाबले ये ज्यादा आई है। तो एक बात बिल्कुल हाइपोथेसिस की गलत सिद्ध हो गई, आप खुश हो सकते हैं। लेकिन अभी उसने कहा कि ज्यादा खुश मत होना, ये जो अंतर है बाई चांस हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप स्टैटिस्टिशियंस द्वारा दी गई क्रिटिकल रेशो से उसकी तुलना करेंगे। एक सीआर टर्म होती है ना, तो उनके बारे में अभी हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं नीचे। हाँ, अभी विजिबल है ना? थोड़ा बड़ा हो गया, बस ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये बाई चांस है। तो अब यहाँ कई सारी कॉन्सेप्ट आती हैं। एक तो आती है सार्थकता का स्तर, सार्थकता का स्तर, है ना। दूसरी आती है विश्वास का स्तर। सार्थकता के स्तर को इंग्लिश में कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर आती है विश्वास का स्तर या विश्वासता का स्तर बोल देते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस।
और एक आती है क्रिटिकल रेशो यानी क्रांतिक मान। ये तीन धारणाएं हैं, इनको तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं, इन पर हम चर्चा करते हैं। क्रांतिक मान जिसको कहते हैं CR क्रिटिकल रेशो। अब वो उसने कहा कि बाई चांस है और कितने विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। तो स्टैटिस्टिशियंस और रिसर्च के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तीन चीजें बताई हैं, इनका प्रयोग करके हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, इनके बिना नहीं कर सकते। तो आपने ये सार्थकता का स्तर, विश्वास का स्तर क्या, इन पर चर्चा करते हैं। आपने डिटोल का एड देखा होगा टीवी पर, डिटोल, डेटोल भी बोल देते हैं कुछ लोग उसको, है ना। डिटोल का एड आता है टीवी पर और वो एड में कहते हैं मारे 99.99% जर्म्स को डिटोल कहता है, डिटोल का एड कहता है। तो डिटोल का एड, जो कि डिटोल साइंटिफिक मेथड से बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मशीनों के द्वारा शुद्धता के साथ बनाया गया है, उसके लिए भी वैज्ञानिक ये कह के चलते हैं कि भाई हम 100% विश्वास से नहीं कह सकते, हम तो केवल 99.99% विश्वास से कह सकते हैं। वो छोड़ के चल रहे हैं 0.1% को या 0.01%, 0.001% को वो छोड़ के चल रहे हैं कि भाई इतनी त्रुटि इसमें हो सकती है। तो जब साइंटिफिक तरीके से तैयार चीज में भी वो 100% विश्वास से नहीं कह सकते, तो हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पर, जिसमें हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है, हम कैसे 100% कह सकते हैं विश्वास से। तो जब रिसर्चर्स ने, स्टैटिस्टिशियंस ने कहा कि जब साइंस वाले ही 100% विश्वास से नहीं कह सकते तो हम भी नहीं कह सकते। तो हमने ये कहा कि पर चलो कितने विश्वास से कह सकते हैं। तो दो विश्वास के स्तर बताए गए रिसर्च एक्सपर्ट द्वारा, 99% और 95%, कि भाई इन्हें अच्छे मानिए, ये इन्हें ऐसे मान के चलिए कि आम भाषा में हम आपस में कहते हैं, दोस्त आपस में, कि मुझे लग रहा है जो मैंने दोस्त को इनविटेशन भेजा था या आज शाम को बुलाया था, 90% चांस है वो आ जाएगा। यानी हमारा विश्वास है, 90% विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि वो आ जाएगा, 10% हमारा विश्वास नहीं है। तो आमतौर पर आप, मैं, हम सब अपने जीवन में इस प्रकार अपने विश्वास के आधार पर बात करते रहते हैं। मैं 99% श्योर हूं कि वो आएगा, ऐसी बातें हम करते हैं, है ना। मैं 100%, और कुछ तो इतने ज्यादा जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, इतने आशावादी होते हैं कि वो तो 101%, 100 से भी ऊपर कूद जाते हैं कि मुझे 101% विश्वास है। तो हम अपनी बात को जितने विश्वास के साथ कहते हैं, रिसर्च में वो विश्वास का स्तर कहलाते हैं। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च वाले ही 100% नहीं कह सकते, तो हम क्यों कहें। अच्छा, अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति रिसर्च के बाद कह रहा है कि मेरे जो ये रिजल्ट आया है, ये 99% में विश्वास से कह रहा हूँ कि जो है ये बिल्कुल जो मैंने किया उसी का है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एक व्यक्ति 90% विश्वास से कह रहा है। तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करे, मुझे बताए कि 99% वाले की ज्यादा बात ठीक है, 90% वाले की, इसकी 99% वाले की सर। हाँ, क्यों? 0.1 उसका वो है। हाँ, वहां गलती का 1% चांस है, यहाँ 10% फिर भी गलती के चांस है ना। तो अब आपके मन में ये आया होगा ना कि भाई 99% और 95% ही क्यों? क्योंकि वो शोध विशेषज्ञ और सांख्यिकीविद कहते हैं कि भाई ये जो लेवल है ये ही अच्छे होते हैं, दो, इनसे फिर ज्यादा नीचे जाओगे तो एरर बढ़ जाएगी। 90% विश्वास के साथ जो व्यक्ति कह रहा है उसमें 10% एरर है, यानी 10% उसे अविश्वास है। लेकिन यहाँ तो कुल 1.1% और 1% और 5% ही है, लेकिन वहां तो 10% है। तो इसकी बात को कोई विश्वास नहीं करेगा जितना इसकी बात को करेगा। तो ये याद रखने की बात है। बातों ही बातों में यहाँ कई सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आपसे यदि ये पूछा जाएगा कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में सामान्यतः कौन कौन से जो स्तर है वो विश्वास के स्तर है वो अपनाए जाते हैं, तो 99% और 95% होते हैं। आपसे कहा जाए क्यों, तो आप कहेंगे कि क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च ही 99.99% तक ही कहते हैं, 100% नहीं कह सकते। तो हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में ह्यूमंस जिनकी नेचर हर समय बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, तो उनमें 100% कैसे कहें? तो 99 और 95 ही दो अच्छे बताए गए हैं। आपसे कहा जाए 90% क्यों नहीं, तो आप कहेंगे फिर एरर बढ़ जाती है, फिर विश्व जो रिजल्ट आए हैं उनकी एरर ज्यादा हो जाती है, तो ये ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। 10% की एरर अच्छी नहीं मानी जाती। तो दो स्तर माने जाते हैं विश्वास के स्तर। क्लियर है अब तक की कॉन्सेप्ट? ये विश्वास का स्तर कहाँ से आया, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? 99% कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे यही रिजल्ट है। 95% कॉन्फिडेंट हूँ, तो ये कौन सी विश्वास का स्तर है? क्लियर है? Yes, sir. चलिए,
तो अब Yes, कॉन्सेप्ट आती है सार्थकता का स्तर क्या होता है फिर आपका। तो सार्थकता का स्तर होता है 1 माइनस एल्फा। ये जो हमारे विश्वास के स्तर है इसको 100 में से घटा दो या 1 में से घटा दो, तो ये 99% है, तो 1% सार्थकता का स्तर हुआ। 95% के लिए 5% सार्थकता का अंतर हुआ। यानी विश्वास के जो स्तर हैं उन्हीं से सार्थकता के स्तर आते हैं, है ना। तो जब आप 99% आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 99% है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है। जब आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95% है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। अब बात आती है कि जब रिसर्च में तो हम पॉइंट ये पढ़ते हैं 0.01 पढ़ते हैं और 0.05 पढ़ते हैं। तो जो नॉन बैकग्राउंड मैथमेटिकल बैकग्राउंड के उन्हें बता दूं कि परसेंट हटाने के लिए, प्रतिशत का हटाने के लिए 1 के बटे में 100 लगा देते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए। और जब 100 से 1 को भाग करेंगे तो 0.01 और जब 5 को करेंगे तो 0.05 आएगा। तो ये जो लेवल आप पढ़ते हो ये इस प्रकार होते हैं। तो या तो इनको परसेंटेज में लिखोगे तो 1% और दशमलव में लिखोगे तो 0.01%। और जब आप इसको 5% को लिखोगे तो या तो 5% कह दीजिए और परसेंटेज हटाएंगे तो 0.05 कह दीजिए। तो ये भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि 1% कब लगता है, पॉइंट कब लगता है ना। प्रतिशत हटाओगे तो दशमलव लग जाएगी, दशमलव हटाओगे तो प्रतिशत लग जाएगी। तो विश्वास का स्तर, जितने हम विश्वस्त हैं अपने जो है रिसर्च के रिजल्ट को बताने में। अब ये नल हाइपोथेसिस के बारे में यदि इसकी बात करूं मैं, तो ये वाला जो विश्वास के स्तर है ये कहते हैं आपसे कि यदि एक रिसर्च को 100 बार किया जाए, 100 बार, तो केवल 1% ही गलती के चांस होंगे, गलत तरीके से डिसीजन लेने में 99% बिल्कुल सही उत्तर आएंगे। तो चूंकि 1% तो बहुत कम ही गलती होती है, तो इसको इग्नोर करके ये मान लेंगे कि जब 100 बार किया और 99 बार बार एक ही रिजल्ट आ रहे हैं और सही तरीके से हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये ठीक है और नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। ऐसे सर ही एक विद्यार्थी का प्रश्न है कि सर 99 to 95 के बीच में क्यों नहीं लिया? कितने मतलब ये सर 95 और 99 ही क्यों लिया? हाँ, बीच में तो क्यों नहीं लिया? बिल्कुल सर बिल्कुल जिसको भी प्रश्न पूछना है आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछ सर को सकते हैं। मैसेज नहीं दिखते हैं। हाँ, मैसेज सर मुझे को नहीं मैसेज नहीं दिखते मेरे सामने, मेरे ये व्हाइट बोर्ड खुला हुआ है, इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूरे रिसर्चेज में वो बनाने के लिए, एक रूपता बनाने के लिए पूरी दुनिया के, जैसे ये अभी एक ऑल इंडिया रिसर्च एसोसिएशन की एक बैठक पश्चिम बंगाल में होने वाली है। तो उसमें जो अच्छे रिसर्चर्स हैं उन सबको बुलावा भेजा गया, प्रोफेसर्स को बुलावा भेजा गया कि वहाँ आइए, रिसर्च पे चर्चा करते हैं, क्या ट्रेंड चल रहे हैं उन पर बात करते हैं। तो ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे भी चर्चा होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो ये बहुत पहले सभी रिसर्चर, सभी एक्सपर्ट्स ने, पूरी दुनिया के ने मिलकर एक आम सहमति बनाई कि भाई यदि 2 देशों के और 2 व्यक्तियों के रिसर्चेस की तुलना करनी है जो लगभग एक जैसे परिणाम दे रहे हैं, एक जैसी लगभग समान कॉन्सेप्ट में, तो तुलना कैसे करेंगे। एक व्यक्ति तो कर लेगा 98% विश्वास का स्तर ले लेगा, एक 97 ले लेगा, एक 99 ले लेगा, तो ये तो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो दुनिया भर में ये सहमति बनी कि भाई 2 स्तर रखो, कि एक तो 99 वाला, एक 95 वाला। अब ये 2 स्तर रखने से पूरी दुनिया में समानता आ गई है। सबके, अमेरिका का जो रिसर्चर है ह्यूमैनिटीज का, वो भी यही रखेगा, हम इंडिया के भी यही रखेंगे। रिसर्चेस की तुलना हो सकती है, उसने भी 95 लिया था, हमने भी 95 लिया, हम कंपेयर कर सकते हैं, 99 लिया, 99 लिया, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 स्तर ही इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि सफिशिएंट माने जाते हैं अपनी बात को ह्यूमैनिटीज में कहने के, अपने रिजल्ट को प्रदर्शित करने के लिए। ये सही विश्वास के स्तर माने जाते हैं कि 95 और 99 बहुत अच्छे हैं। जहां आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वहां 99 ले लीजिए। और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र में जहां आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ना करके सर्वे टाइप, कोरिलेशनल, इस तरह के रिसर्चेस कर रहे हैं, वहां 95 ले लीजिए। तो ये 2 स्तर इसीलिए है, कोई रोकता नहीं है। यदि आप 98% ले लेंगे, आप 98% ले लेंगे, तो फिर इसके लिए आपको अलग तरह से अपनी पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। 98 के हिसाब से आपको टेबल क्रिटिकल रेशो देखना पड़ेगा, है ना। तो 98 पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको आपको मिल जाएगा। लेकिन चूंकि दुनिया भर के रिसर्चर ही 95 और 99 करते हैं, तो आपका ये रिसर्च बिल्कुल अलग हो जाएगा। भविष्य में कोई इससे तुलना करना चाहे किसी रिसर्च की, या इसके परिणामों को जनरलाइज करना चाहे, तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलग हो गया। तो एक रूपता लाने के लिए ये 2 स्तर आमतौर पर चलन में होते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यार, सभी नोट कर लें, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और इंटरव्यू में पूछा कि
ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में सबसे अधिक विश्वास का कौन सा स्तर प्रयुक्त किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो विश्वास का स्तर है वो 95% है। तो 95% जो है ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये यूज किया जाता है। इसका मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सा यूज किया जाता है, 5% या 0.05%, 0.05% है ना। तो ये याद रखने की बात है कि हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में सबसे अच्छा यही माना जाता है, और लगभग सभी रिसर्चर इसी को लेके चलते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे और भी इसमें, है ना। तो सार्थकता का स्तर और विश्वास का स्तर दोनों क्लियर है, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब बात आती है क्रांतिक मान की। तो उस नल हाइपोथेसिस ने आपको चैलेंज किया था कि जो अंतर आएगा आपका वो तो बाई चांस आएगा। तो अब वो जो अंतर आया था, एक ग्रुप के 80 नंबर आए थे और एक के 65 आए थे, ये कंप्यूटर वाले के थे और ये ट्रेडिशनल के थे, ट्रेडिशनल मेथड के थे। अब ये जो अंतर आया, आप तो खुश हो रहे हैं कि देखो मैंने कंप्यूटर से पढ़ा है, 80 नंबर आ गए, इसका मतलब कंप्यूटर से अचीवमेंट बढ़ गई बच्चों की। लेकिन आपको याद आई कि ये तो ये नल हाइपोथेसिस कह के गई थी, ये जो अंतर आएगा ये तो आपका बाई चांस आएगा, किसी गड़बड़ की वजह से आएगा, आपकी मैनिपुलेशन की वजह से आएगा। तो अब हमें ये सिद्ध करना होता है ये अंतर आने के बाद में कि ये जो अंतर आया है 15% का या जितने का भी आया है ना, ये अंतर बाई चांस नहीं है। तो जो भी डिफरेंस आता है वो बाई चांस नहीं है, उसको देखने के लिए स्टैटिशियंस ने और रिसर्चर्स ने क्रिटिकल रेशोज बताए हैं। और आपको प्रत्येक पुस्तक की लास्ट में अपेंडिक्स में जो पीछे लगी होती है, सारणियां लगी होती हैं, उसमें हर स्टैटिक्स की टेबल मिलेगी, टी की टेबल, जेड की टेबल, एफ टेस्ट की टेबल, काई स्क्वायर की टेबल, है ना, सबकी टेबल मिलेंगी। तो उन टेबल में जो वैल्यूज होती है उन्हें सीआर कहते हैं, क्रिटिकल रेशो। लंबे अनुभव के बाद, बहुत शोधों के बाद सांख्यिकी विदों ने ये सेट किए हैं। तो जब आपका विश्वास का स्तर, मैं जरा इसको दोबारा से बना लेता हूँ, ये देखिए आप, ये तो विश्वास का स्तर, विश्वास का स्तर है ना, और ये हुआ वो सार्थकता का स्तर, सार्थकता का स्तर, और ये हुआ आपका सीआर, क्रिटिकल रेशो। विश्वास का स्तर है आपका 99%, आप कॉन्फिडेंट है कि मेरे वही हैं। सार्थकता का स्तर आपका जब 99 है तो या तो 1% हो गया, 1% या 0.01 हो गया, है ना, परसेंटेज हटा के। तो सांख्यिकी विदों ने बताया कि इस वाले मान पर क्रिटिकल रेशो है 2.58, सबके लिए समान है। बहुत लंबे रिसर्च के बाद बताया, और ये वैल्यू स्टेबल है, यही सब लेके चलते हैं। और 95% पर यानी 5%, और इसको अगर परसेंटेज हटा दो तो 0.05 पर बताया 1.96। हाँ, ये जेड की वैल्यू होती है असल में, इस वाले इसमें या इसको डाल दें तो जेड की वैल्यू जो होती है वो होती है एक तरह से, ये सीआर या जेड की वैल्यू भी कह सकते हैं मोटे मोटे। अब आप जो भी विश्वास का स्तर मान के चले अपने हाइपोथेसिस में, अब आप उस पर टेस्ट कर लेंगे। मान लो आपने कहा कि जी मैं तो शुरू में कहा 99% विश्वास का स्तर लूंगा और उस पर डिफरेंस देखूंगा। तो अभी जो आपका डिफरेंस आया था, मान लो वो आया था, एक तो 80 आया था और एक 65 आया था, तो ये तो काफी बड़ा विश्वास है, 15 है, तो वो दोनों से ही ज्यादा है। तो जो आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है, चाहे टी की हो, एफ की हो, काई स्क्वायर, जो भी स्टैटिक्स आपने अपने रिसर्च में यूज की है, जो ये वैल्यू आती है ये अधिक आनी चाहिए, टेबल वैल्यू से अधिक आनी चाहिए, तभी आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। यदि ये कम आई आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, यदि ये कम आई तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, और यदि ये अधिक आई तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो अब ये 15 जो है ये अधिक ही आई है, अधिक आई है, इन दोनों से ही अधिक है। इसका मतलब आपके जो रिजल्ट है, आपका जो अंतर है, ये बाई चांस, जो नल हाइपोथेसिस कह के चली थी कि अंतर तो तुक्के से आएगा, तुक्का, ये तुक्के के अंतर नहीं है, क्योंकि ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है, और जो अंतर तुक्के से आ सकता है वो तो ये था। तो ये जो सीआर है, ये मान हमें बताते हैं कि आपका मान यदि इनसे कम है, इन दिए हुए मानों से कम है, तो वो तुक्के से माना जाएगा, बाई चांस माना जाएगा, या अन्य प्रकार की गड़बड़ियों से माना जाएगा। लेकिन यदि सीआर के मान से ज्यादा आपका मान आया है तो वो फिर तुक्का नहीं है। इसका मतलब आपका रिसर्च बिल्कुल ठीक है, और जो कंप्यूटर का ही फर्क प्रभाव पड़ा उसी की वजह से अचीवमेंट में चेंज आया, इतना डिफरेंस आया।
तो ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि हम टी की वैल्यू ज्यादा और कम। अब नल हाइपोथेसिस में जो दोनों आपको सर, हाँ सर बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि एक लेवल पर तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है और एक पर रिजेक्ट होती है। हाँ वो तो अभी उसका क्या आगे मतलब करेंगे। होता है सर कि मतलब जैसे 0.05 पे कई बार एक्सेप्ट हो जाती है और 0.01 वो लेवल पर वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आपका नाम क्या है? पूजा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना चंचल नाम। सर, चंचल हाँ चंचल। सर, अभी चंचल हाँ चंचल, अभी हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर जी। की बात करेंगे ना, अभी इसी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हुए तब ये वाली बात अपने आप ही तब आएगी, है ना। तो ये याद रखना, वहां भी एक बार पूछ लेना ओके इसकी, है ना। तो यहाँ हम केवल ये बात कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस में सर, आपको आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हेलो क्या मयंक भाई क्लियर करें क्या मेरी आवाज? सर आवाज क्लियर आ रही क्लियर है है। सर, क्लियर Clear है। है, अब ठीक है। नेट चेक Clear है। करें चंचल। हाँ तो यहाँ तो अभी चंचल हम केवल ये दो बात कर रहे हैं चंचल, ये दो बात की नल हाइपोथेसिस ने जी आपको दो धमकियां दी थी कि आपका जो जी टेस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोई अंतर नहीं आएगा, नो डिफरेंस, है ना। और साथ में ये भी कहती कि जो अंतर ओके आएगा ज्यादा कुछ मत हो वो तुक्के से आएगा। तो हमने नल हाइपोथेसिस की इन दो बातों को एविडेंसेस के साथ रिजेक्ट किया, है ना। और रिजेक्ट किया तो हमारी जो रिसर्च हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो गई। हमने ये बात केवल अभी इतनी करी है ना। तो मान ओके लो, सर, ओके हाँ मान लो टी की वैल्यू आ जाती बहुत कमी आती है, जैसा कि 1 या 2.36 आती, मान लो उदाहरण के लिए, चलो मैं पहले ही बता देता हूँ, वो आना बाद में था। तो अब आई 2.36, तो ये वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से सारणी मान से अधिक है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, और यदि टेबल वैल्यू से कम है तो ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। जो नल हाइपोथेसिस कह रही थी फिर वही बात माननी पड़ेगी, अंतर भी नहीं है, और जो ये आया ये तो तुक्के से आया। अब देखो इस पे देखते हैं, यानी सर आपकी सर टेबल वैल्यू कौन सी? जो हर स्टैटिक्स की बुक में बाद में जो भी आप स्टैटिक्स यूज कर, स्टैटिक्स मतलब टी स्टैटिक्स होती है, एफ टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, काई स्क्वायर होता है, एनोवा होता है, एनोवा को तो एफ टेस्ट ही कह देते हैं ना। तो जो जी भी सर आप जी। टेस्ट यूज कर रहे हैं उसकी एक टेबल बाद में लगी हुई होती है ना। किताब के बाद में मिल जाएगी, जिसमें सीआर होते हैं, क्रिटिकल रेशियो होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के सापेक्ष, डिग्री डीओएफ के सापेक्ष जो होते हैं ना, उस पर अभी चर्चा करेंगे, हम आएंगे आगे आएंगे। चलो, तो ये टेबल वैल्यू वो होती है, टेबल जो किताबों के पीछे उस स्टैटिक्स के बारे में सांख्यिकी विदों ने बताई है, उससे मान को हम तुलना करते हैं अपने वाले मान को। तो टी का मान आया आपका 2.36। अब भैया ये ज्यादा होना चाहिए तभी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, और वरना एक्सेप्ट हो जाएगी। लो भैया देखते हैं, 2.58 यानी 2.58 से कम आई है, और हम कह के चल रहे हैं अगर कम हुई तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस ठीक कह रही है कि ये यदि इस इतने विश्वास के साथ कहोगे, 99% विश्वास के साथ कहोगे, तो ये आपकी बात ठीक नहीं है, इसका अंतर नहीं पड़ा है इस पर, और केवल अंतर तुक्के से आया है। अब हमने भाई नल हाइपोथेसिस ने हमें धराशायी कर दिया 99% विश्वास के स्तर पर। हमने कहा कि थोड़े सा डाउन आते हैं, बहुत ज्यादा चढ़ गए थे, 95 पर आ जाते हैं, चलो 5% गलती मान लेते हैं, हमसे 5% हुई होंगी। तो हमने कहा अब देखते हैं नल हाइपोथेसिस तुझे 95% पे टेबल वैल्यू थी 1.96, और हमारे कितनी आई थी निकलकर 2.36। अब हमने कहा देखो ये जो तुक्के वाला मान है 1.96, इससे हमारा ज्यादा मान आया है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, और जो हमारा ये अंतर आया है ये तुक्के से नहीं है, ये हमारा अंतर ठीक है। तो एक लेवल पे तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, इस वाले पे, इस पे तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी क्योंकि मान ज्यादा है, लेकिन उस पे रिजेक्ट नहीं हुई, इस पे एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो चंचल ये वाली बात भी मैं यही बता कर आया। तो ऐसा भी हो जाता है कि जब आपका मान आता है ठीक है, तो आप एक बार उसको एक दोनों पे देख लेते हैं ना, वो वाली बात अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है, सार्थकता का स्तर, है ना, और ये तुक्के वाली ओके सर, क्रिटिकल रेशो, यस सर। सर जो जेड से डिनोट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्या जेड से डिनोट करते हैं क्रांतिक क्या मान को, डिनोट तो करते क्या हैं जेड बोलते हैं? से? जेड स्कोर। हाँ जेड स्कोर करते हैं, ये जो क्रिटिकल रेशियो होते हैं असल में ये जेड स्कोर ही होते हैं, रिसर्च में स्पेशलाइज, यानी आपकी हाइपोथेसिस ये रिजेक्शन एरिया ऑफ रिजेक्शन होते हैं,
और ये एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस होता है ना, ये वाला। तो ये जेड स्कोर ये 2.58 जहां पर पड़ेगा, और यदि उसके इधर आई हाइपोथेसिस, इस वाले एरिया में आई, इस वाले में, तो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में पड़ी हुई मानी जाएगी, तो वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और यदि 2.58 मान लो यहाँ आया एनपीसी पर इस जगह, और नल हाइपोथेसिस का मान इसमें पड़ा, तो इसका मतलब ज्यादा आया मान हमारा, ये 2.36, ये 2.58 से ज्यादा आता, जैसे 1.96 से ज्यादा आया, 1.96 से ज्यादा आया हमारा 2.36, यानी इस वाले एरिया में, एरिया ऑफ रिजेक्शन में, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये सीआर जो क्रिटिकल रेशो होते हैं, जेड की ही वैल्यू मानी जाती है एनपीसी पर। ये जहां ये पड़ती हैं वहां उसको कहते हैं डिमार्केशन लाइन, उसके इधर अगर मान पड़ रहा है सीधे हाथ की तरफ, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी है, और इधर पड़ रहा है तो एक्सेप्ट होनी है। ये होती है, इसी को जेड कह देते हैं सीआर को, जब हम ये कैंसिल करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। क्लियर है अब तक? और पढ़ लेना सर। अच्छी रिसर्च के लिए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी चाहिए ना फिर? ना, ऐसा नहीं कह सकते। ये प्रीति की आवाज है, मेरी बीएड की स्टूडेंट रही है। हाँ तो प्रीति, कोई डायरेक्ट, हाँ क्या बताइए, आप भी बताइए सर। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी मतलब टेस्ट के लिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो, और ये टाइप ऑफ टेस्ट के मान को ही न सारणी में देखा जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार दोबारा। सीआर का जो मान सर है, मानक जो हमारी बुक में दिया गया है, 2.58 है ना मान लो, और 1.96 है, दो मान है। ये इस सार्थकता स्तर पे ये मान होंगे। हाँ ये होंगे। तो टेस्ट की जो वैल्यू आएगी इससे कम या ज्यादा, वो बात जैसे इनोवा का मान हुआ, सीआर जो है सीआर नहीं होगा, आप गलत कह रहे हैं। सीआर तो इन्हें कहते हैं टेबल वैल्यूज को, जो टेबल की हैं, जो हमारी की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी एनोवा की, हमने जो कैलकुलेशन से निकाली अपनी, उसको तो हम ऑब्टेन्ड वैल्यू कहते हैं, ऑब्टेन्ड वैल्यू। तो वो मान सर जैसे टेबल से ज्यादा होने चाहिए ना, तब उसको तो हाँ वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो तो मैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करते हैं उसके लिए मुझे बताना पड़ा। वो हमारे हाथ में होता ही नहीं है, वो तो जो आएगा हमें वो मानना पड़ेगा, है ना। वो कितना भी आ सकता, हमें क्या पता था अंतर कितना पड़ा। तो जो टी की वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई, ये हमें पता नहीं होती, ये तो बाद में आती है, तब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं इन दोनों के साथ में, है ना। तो हमें पता नहीं होती, इसीलिए तो बाद में हम हाइपोथेसिस के बारे में डिसीजन बाद में ही लेते हैं। यदि ये पता होती तो शुरू में ही ले लिया करते, कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या होती। तो ये बाद में आती है, कुछ भी आ सकती है, 5.89 भी आ सकती है, टी की वैल्यू 1.202 भी आ सकती है, 0.0 भी हो सकती है, किसी स्थिति में कुछ भी हो सकती है, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब ये आ जाती है जो भी आएगी, तब इसकी तुलना फिर इन मानों से करते हैं हम। क्लियर है सर? ज्यादा होने पे सर नल को रिजेक्ट करते हैं ना। हाँ ज्यादा होने पर नल को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। कम पे नहीं करते, कम पे तो मान लिया जाता है कि बाई चांस आया, ये इसका मतलब नल हाइपोथेसिस ठीक है ना। क्लियर है जी सर। हाँ कौन था वो, तो बताइए, अभी प्रीति की बात पे भी आते हैं, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था कि अच्छी रिसर्च के लिए नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आप कह ही नहीं सकते, कुछ भी इस बारे में बात ही नहीं कर सकते, बायस्ड हो जाएंगे ना। अच्छा, रिसर्च में नल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस दोनों बनानी पड़ती है? नहीं, हाँ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस तो आप रिसर्च में बना के ही चलते हैं। आमतौर पे जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, ये इसी को हम नॉन डायरेक्शनल में बना लेते हैं, और नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं इसी के आधार पर, है ना। और दोनों की कोई वो नहीं। अब मैं आता हूँ बात उस पर, क्योंकि ये तो आसान सी बात है कि नल हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ती है, और उसे आप नॉन डायरेक्शनल वे में ही प्रेजेंट करना चाहिए। आपके जो रिसर्च गाइड है वो भी आपसे यही कहेंगे, और सामान्यतः यही स्वीकार किया जाता है कि रिसर्च में कभी भी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नहीं बनानी चाहिए, नॉन डायरेक्शनल। हमें क्या पता अंतर किधर है, तो बायस्ड हो जाएंगे हम अगर डायरेक्शनल और बायस्ड नहीं। जो आपने बात कही कि भाई अच्छे रिसर्च के लिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी चाहिए, तो नहीं, जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी तब भी वो रिसर्च अच्छा ही माना जाएगा। आपको ये पता चल गया कि कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि नहीं बढ़ती। अब आप अपने रिसर्च में सरकार से कहेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखो कंप्यूटर की सहायता से मैंने सामाजिक विज्ञान पढ़ाया था, लेकिन छात्रों की अचीवमेंट बढ़ी नहीं। तो समय बर्बाद मत करो भैया, अपना जैसा पढ़ाना और विधि से पढ़ा लो, ट्रेडिशनल से पढ़ा लो, लेकिन कंप्यूटर से नहीं मत पढ़ाओ। तो जब हम सोचते हैं ना कि भाई रिसर्च में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है तो हमारा रिसर्च खराब हुआ, जो वो थे एडिसन थे, बल्ब का आविष्कार किया था, लगभग 10,000 कितने 9,000 10,000 एक्सपेरिमेंट करे, और 10,000वीं बार जाकर उनसे बल्ब बना। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपने
9,999 बार असफलता प्राप्त करी और 10,000वीं बार जाकर सफलता मिली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने 9,999 तरीके खोजे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो जब आपको रिसर्च में एक रिसर्चर की अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, जब नहीं मिलता तो वो भी कुछ रिजल्ट ही तो देके गया। आपके इस रिसर्च में आप खुश होकर चल रही थी कि कंप्यूटर से पढ़ाने पर उपलब्धि बढ़ेगी और नल हाइपोथेसिस मेरी रिजेक्ट हो जाएगी और मेरा अच्छा हो जाएगा रिसर्च। नहीं भाई, हमें ऐसे सोच के नहीं चलना। हमारी तो यदि ये एक्सेप्ट भी हो रही है तो हम अपने रिसर्च से ये बता पा रहे हैं कि भैया कंप्यूटर से एसएसटी को पढ़ाने पर अचीवमेंट नहीं बढ़ती है, तो लोगों के लिए वो भी राह दिखाने वाला ही होगा। क्लियर है प्रीति? जी सर, यहाँ पर हाँ। यहाँ पे ये हो सकता है ना, अगर कंप्यूटर से हमारा शिक्षण नहीं अच्छा हो रहा है तो हम विधि चेंज कर सकते हैं ना नल के माध्यम से। नहीं, वो आप समझी नहीं। ये तो पूरी पीएचडी का रिजल्ट आएगा बाद में निकल के आपकी। जब आपने पूरी पीएचडी कर ली है, लास्ट में टी की वैल्यू आई, मान लो उदाहरण के लिए, चलो मैं बता रहा हूँ, टी की वैल्यू आएगी 1.23। लो दोनों ग्रुप की, भाई जो ग्रुप कंप्यूटर से पढ़ाया था ये वाला ग्रुप, और ये वाला ग्रुप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया था। अब इन दोनों के मीन की बाद में पढ़ाने के बाद में टेस्ट लिया, टेस्ट निकाल देने के बाद में इनका मीन निकाला, और मीन निकालने के बाद टी टेस्ट लगाया। टी टेस्ट का फॉर्मूला आप सबको याद होगा या पढ़ लेना। टी टेस्ट के बाद में मान आया 1.23। अब 1.96 से भी कम है और 2.58 से तो कम है ही। इसका मतलब आपकी जो टी वैल्यू आई है वो दोनों ही मान आई है, तो इसका मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है, एक्सेप्ट। अब आपकी पीएचडी पूरी हुई और आप ये कंक्लूजन निकालेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि नहीं बढ़ती। आप केवल इतना अपनी पीएचडी से रिजल्ट निकालेंगे। कोई और मेथड यूज कर लो, क्या कर लो, वो हम नहीं कहेंगे। हम स्पेसिफिक, हमने इस पे रिसर्च किया था, कंप्यूटर से नहीं बढ़ती, हम इतनी बात कह देंगे, हमारा रिसर्च पूरा हुआ। क्लियर है? जी सर, जी सर। हाँ, कोई और मेथड यूज कर लो तो वो फिर कोई कहेगा कि तुम्हें कैसे पता, कोई आप कहने लगे जी चर्चा से पढ़ा लो, फिर आपसे वो कहेगा कि आपको कैसे पता, चर्चा से ही अच्छी बढ़ेगी, करो रिसर्च उस पर भी, फिर है ना, बिना रिसर्च के हम सर वो तो हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के लिए स्टडी कर सकते हैं, और कोई किसी को नेक्स्ट टॉपिक लेना हो तो वो उससे रिलेटेड टॉपिक ले सकता है, उसमें यूज कर सकता है। हाँ, सर हमने रिसर्च कर ली, हम किसी को हाँ, सजेशन में डाल सकते हैं ये। हाँ, सजेशन में हम अपने रिसर्च को इसका डिसेमिनेट करेंगे, इसको फैलाएंगे, रिसर्च पेपर में भेजेंगे, जर्नल्स में भेजेंगे, लोगों से बताएंगे, है ना। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आपकी कि जरूरी नहीं रिसर्च हाइपोथेसिस। मैंने अक्सर देखा है कि रिसर्चर्स जो है, रिसर्च स्कॉलर्स पहले से मन में एक धारणा बना के रखते हैं कि हे भगवान, ये रिसर्च हाइपोथेसिस मेरी रिजेक्ट हो जाए तो जो मैं कर रहा हूँ वो सार्थक हो जाए, मैं दुनिया को बताऊं कि मैंने जो किया वो उसी का प्रभाव था। भाई बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है और वो जो रिजल्ट निकल का आता है वो भी एक दुनिया को राह दिखाने वाला ही होता है, वो भी रिजल्ट ही माना जाता है ना, तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से बात शुरू होती है। प्रीति, सभी सुन रहे हैं? आवाज क्लियर है? जी सर। तो अब बात शुरू होती है यहाँ से एक और, वो ये सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। एक क्वेश्चन था सर। हाँ। सर जब हम रिसर्च के लिए जाते हैं तो क्या हमें वहाँ पे नल हाइपोथेसिस बनानी चाहिए या रिसर्च हाइपोथेसिस बनानी चाहिए? देखो, जहां भी नल हाइपोथेसिस बनेगी, याद रखना, लिख लेना और कभी भूलना मत। जहां भी नल हाइपोथेसिस शब्द आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई स्टैटिकल टेस्ट यूज होगा। टी टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो, एनोवा हो, एनकोवा हो, मैनोवा हो, कोई भी हो, ए टू जेड वो यूज होगा अगर नल हाइपोथेसिस बनी है। अब यदि नल हाइपोथेसिस नहीं बना रहे तो इसका मतलब रिसर्च का जो टाइप है आपका वो ऐसा है जिसमें स्टैटिक्स यूज नहीं होगी। आप केवल सिंपल आप उसमें स्टडी करेंगे। वो हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकता है, केस स्टडी हो सकती है, फिलोसफिकल हो सकता है ना। तो नल हाइपोथेसिस बनती ही उन क्या वो फिर हम हाँ जिनमें हाइपोथेसिस हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो एक तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में भी जा सकती है? बिल्कुल सही पकड़ लिया तुमने कि जहां नल हाइपोथेसिस है इसका मतलब स्टैटिकल टेस्ट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नल हाइपोथेसिस स्टैटिकल टेस्ट से ही रिजेक्ट होती है और कोई इसका तरीका नहीं है। तो इसका मतलब जहां नल हाइपोथेसिस का नाम सुनो समझ लेना स्टैटिकल जो है रिसर्च है, और इसमें कहीं ना कहीं टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, एनकोवा, एनोवा, ये काई स्क्वायर ये लगेंगे, है ना। और यदि नहीं है तो आपका फिलोसफिकल, इथनोग्राफिकल, क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, हिस्टोरिकल, वो रिसर्च होंगे। क्लियर है नल हाइपोथेसिस का मतलब? नल हाइपोथेसिस मतलब स्टैटिकल टेस्ट लगाना। क्लियर है? तो इसका मतलब है सर कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में नल हाइपोथेसिस ही बनेगी? हाँ, नहीं क्वांटिटेटिव में हाँ बिल्कुल बनेगी, जिसमें स्टैटिकल टेस्ट यूज होगा। अब भाई आप सर्वे कर रहे हैं
क्वांटिटेटिव है, सर्वे कर रहे हैं आप, मनोवृत्तियों का अध्ययन करना चाह रहे हैं आप, माता पिताओं की आकांक्षा का छात्रों के अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है सर्वे करना चाह रहे हैं, सर्वे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च से नल हाइपोथेसिस बनेगी, स्टैटिकल टेस्ट यूज होगा ही होगा इसमें, है ना। सर कहीं पे हमने पढ़ा था कि जो चैप्टर फर्स्ट या सेकेंड में जो भी हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो हम रिसर्च हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, और जब उसका हम एनालिसिस करते हैं डेटा का चैप्टर 4 में, हाँ, तो वो नल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करके ही उसका एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो ये तो हम शुरू से हमारा डिस्कशन ही ये चल रहा, आपने अभी कही ये बात। हम नहीं, तो तो हमें तो जो चैप्टर फर्स्ट या सेकंड में जो हमें हाइपोथेसिस बनानी चाहिए वो रिसर्च हाइपोथेसिस बनानी चाहिए। नहीं, ये देखो फॉर्मेट कहीं का अलग हो सकता है। आप इंटरनेट पे 1000 थीसिस पढ़ना, 1000 आपको 99% में यानी 9999 में प्रथम जो अध्याय होता है उसी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, उसके नीचे ऑब्जेक्ट ऑपरेशनल डेफिनेशन मिलेगी, ऑपरेशनल डेफिनेशन के बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च मिलेंगी और हाइपोथेसिस मिलेंगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो बहुत हमारे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी और बहुत सारे डीयू है या झांसी यूनिवर्सिटी है, कोई भी उनकी रिसर्च उठा के देखना, या तो रिसर्च हाइपोथेसिस बनेंगे और उसके साथ ही नल हाइपोथेसिस बनेंगी। ये दोनों एक साथ पहले ही चैप्टर के लास्ट वाले हिस्से में ये दोनों बनेंगी। लेकिन हमारे सीसीएस में क्या फॉलो होता है कि रिसर्च हाइपोथेसिस हम बनाते ही नहीं, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर नल हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं, सीधे डायरेक्ट। क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी तो उसकी अंडरस्टूड हाइपोथेसिस जो अल्टरनेटिव है वो एक्सेप्ट होगी। तो थर्ड, चलो इतनी भी बारीक बात को छोड़ दो, तो आपकी बात पाऊं तो थर्ड चैप्टर में नहीं बनाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही हाइपोथेसिस हम नल बना लेते हैं, पहले ही बता के चलते हैं कि उसकी नल हाइपोथेसिस क्या है। अब आपके यहाँ फॉर्मेट अलग हो तो वो बिल्कुल एक अलग तरह का फॉर्मेट होगा, वरना पहले चैप्टर में लास्ट में बताकर चलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, उसकी नल हाइपोथेसिस क्या है, और टेंटेटिव चैप्टराइजेशन क्या है, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारी बातें प्रथम चैप्टर के लास्ट में हम लिख कर चलते हैं। क्लियर है बात? सर 1 मिनट ओके ओके सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा था, जल्दी पूछिए, अभी लेक्चर का काफी हिस्सा बच रहा है। सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन आपको नहीं हो रही है, किसी को नहीं हो रही, बताइए जरा। सर हो रही है सर। शो हो रही है, दिख रही है, ठीक है। जी सर जी। तो मुझे तो नहीं आ रही। तो जिनकी नहीं दिख रही है ना, दोबारा एक बार शेयर कर दीजिए। स्क्रीन स्लाइड करोगी तो दिख जाएगा। हाँ, ऊपर नीचे करके देख लो स्क्रीन। सर नहीं हो रही। तो ऐसे क्यों हो रही? क्योंकि सर एक बार आप दोबारा शेयर कर दीजिए। मोबाइल भी स्टार्ट होगा तो शेयर अपने आप हो जाएगा, सबका शेयर हो रहा है। उसमें टैप टू रिटर्न आ रहा, उस पर क्लिक करो। कहाँ रहा? बताइए। टैप टू रिटर्न आ रहा है ना, उस पे करते हैं तो आ जाती है स्क्रीन। स्लाइड चल रही है सर। नहीं आ रही सर। मैं करता हूँ, अभी करता हूँ, रुकिए, दोबारा से मैं प्रेजेंट करता हूँ। एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट हो गई है और ये शेयर हो गई है, अभी आएगी एक मिनट में। हाँ आ गई। आ गई, अच्छा। अब बताइए, आप दिख रहा सामने? जी सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो अब अगर कोई प्रश्न हो तो बताइए, वरना आगे चलते हैं, है ना। सर एक प्रश्न है कि फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जो दो अलग अलग चीज रहती हैं, इनके बारे में बता दीजिए। देखो, मैं आपसे बताऊं, मैंने तो ये कहीं कहीं फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ी है, उसी के स्वरूप पढ़ लिए अलग अलग, और कहीं कहीं किसी लेखक ने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस लिख दिए हैं, मैंने तो अलग पढ़ी नहीं, उन्हीं को घुमा फिरा कर कह देते हैं कि वर्किंग हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, रिसर्च, और टाइप्स में भी वही लिख देते हैं। तो मैंने अलग से नहीं पढ़ा है, अगर अलग से पढ़ा आप बता देना, है ना, बताना, ठीक है। उन्हीं को। चलो, आप देर ना करते हुए मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि प्रीति ने क्वेश्चन रेज किया था, और वहीं से ही बात शुरू करेंगे कि भाई एक अच्छे रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होना चाहिए। तो भाई और मैं कह के भी चल रहा था, वो प्रीति की असल में जो दिल की बात थी वो बाहर निकल गई, क्योंकि प्रत्येक रिसर्चर की ये इच्छा होती है कि भाई नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, और उसको जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, है ना, ये उसकी इच्छा हो जाए। मैं लिखूंगा पूरा ताकि बात क्लियर रहे बिल्कुल ना। तो ये उसकी इच्छा रहती है।
अब इस इच्छा को, वो दबी हुई इच्छा होती है मन में कहीं ना कहीं, यार मैं इतना तामझाम कर रही हूँ या कर रहा हूँ रिसर्च में, तो यार प्रभाव पड़ जाए तो मैं दिखाऊं, देखो मैंने क्या करके दिखाया दुनिया को, मैं कितनी अचीवमेंट बढ़ गई है मेरी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, मैं ऐसा बता पाऊंगा, है ना। तो ऐसी इच्छा दिल में दबी हुई होती है, और वो इस इच्छा के वशीभूत होकर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के प्रपंच करने लगते हैं। और इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के चक्कर में वो दो तरह की त्रुटियां कर देते हैं। त्रुटियां, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा ठीक से, त्रुटियां होती हैं, एक को कहते हैं टाइप 1 एरर और एक को कहते हैं टाइप 2 एरर। 2 एरर, ये मुख्यतः दो प्रकार की गलतियां परिकल्पना को रिजेक्ट करने में हम करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में करते हैं। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर याद रखना। तो ये थी, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ ये, क्योंकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, मैं उन्हीं हाइपोथेसिस से काम चलाना चाह रहा हूँ, असल में ज्यादा छोटा हो जाएगा वो। चलो देखते हैं, है ना। तो वो यहाँ लिखा था हमने, कंप्यूटर से पढ़ाने पर अचीवमेंट बढ़ती है ना। ये देखो, ये उपलब्धि बढ़ती है, नीचे लिख रखा है ये वाली जो लिखा हुआ हमने कि छात्रों की उपलब्धि बढ़ती है, लिख देता हूँ, चलो मैं ऐसे काम नहीं चलेगा। ये थी कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि बढ़ती है, छात्रों की उपलब्धि बढ़ती है। ये थी हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव, दोनों कहते हैं, H1 बोलते हैं इसको, है ना। और H0 शून्य थी, कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि नहीं बढ़ती है, नो डिफरेंस हाइपोथेसिस। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है, एक किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में पूछा गया था एक कैंडिडेट से कि क्या नल हाइपोथेसिस में नो वर्ड या नोट वर्ड हमेशा लगता है, क्या उसी से नल हाइपोथेसिस बनती है? तो उत्तर है नहीं, हमेशा लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर इसको हम फिर कैसे बनाओगे अपनी नल हाइपोथेसिस? कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि नहीं बढ़ती है, तो फिर इसको हम जो टू टेल्ड हाइपोथेसिस होती है ना, नॉन डायरेक्शनल जिसको कहते हैं, फिर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई जाती है, नल हाइपोथेसिस। यानी नल हाइपोथेसिस नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में बदल जाती है। कान को यूं ना पकड़ के यूं पकड़ लेते हैं, यानी अंतर का हमें पता नहीं है, हमने नहीं वर्ड यूज नहीं किया। वो कैसे होता है उसको मैं आगे आपको बताऊंगा, उसमें आपके लेक्चर में आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि नल हाइपोथेसिस में सामान्यतः नहीं वर्ड करने की परंपरा होती है, नहीं वर्ड यूज करने की, ये ट्रेडिशनल टिपिकल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हम नहीं वर्ड को अवॉइड करने के लिए नॉन डायरेक्शनल वे में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और लेकिन ये खामखा की बेकार की कवायद होगी, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम नहीं वर्ड ही यूज करते हैं। ये आपका उत्तर होना चाहिए। चलिए, हाँ सर एक चीज मुझे पूछनी थी सर। हाँ सर जैसे अगर हमने जो H1 है उसको यही ले लिया, हम मतलब यही एक्सपेरिमेंट कर रहे कि कंप्यूटर से पढ़ाने पे बच्चों की जो उपलब्धि है वो नहीं बढ़ती है, तो वो नहीं जब शब्द आ गया तो वो H1 कहाँ से रह गई? फिर आप रिसर्च किस पे कर रहे हैं? आप शुरू में ये मान के आप यही कह के चल रहे हैं, तो फिर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस में तो आप वो बात कहेंगे ना जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, जो संभावित है ना वो। तो यदि आप इसी में नहीं लगा दोगे तो फिर तो कोई कहेगा भाई तुम अपने आप ही मान के कह रहे हो कि कंप्यूटर से बढ़ती नहीं है, तो क्यों कर रहे हो भैया रिसर्च? मत करो। तो हम जिस पे रिसर्च कर रहे हैं हम तो उस बात को कह के चलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस में। नल हाइपोथेसिस उसके उलट होती है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की जैसी, कि भाई ये जो उपलब्धि बढ़ती है ये नहीं बढ़ती है, और जो अंतर आता है वो तुक्के से आता है। अब हम उसके अपोजिट में एविडेंसेस इकट्ठा करना शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा प्रीति ने कहा कि सर अच्छे रिसर्च में वो कैंसिल होनी चाहिए, वहीं से ही बात शुरू करेंगे भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात थी और उसी से शुरू हुई। तो हर रिसर्चर की इच्छा कहीं दबी हुई होती है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। उसको रिजेक्ट करने की हड़बड़ी में दो गलतियां हो जाती हैं, टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर, है ना। ये क्या होती है टाइप 1 और टाइप 2 एरर? जब नल हाइपोथेसिस सही होती है, सही, मैं एक मिनट इसको लिख देता हूँ, सही होती है नल हाइपोथेसिस, है ना, नल, और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है फाल्सली मतलब गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया। जैसा प्रीति के मन में दबी हुई थी कि रिसर्च तो मेरी तब अच्छी मानी जाएगी जब मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, तो वो रिजेक्ट करना चाहती है अपनी नल हाइपोथेसिस को, तो टाइप 1 एरर। जबकि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही थी, अंतर नहीं आ रहा था, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही थी, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब टाइप 2 इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, इंटेंशनली। हाँ,
तो ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखा है मैंने, फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं टाइप 1 एरर को। यानी आप गिर रहे हैं गलत तरीके से गिर रहे हैं, लेकिन गिर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, यानी आप इसकी तरफ फॉल्सली इसकी तरफ जा रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव। आप कंप्यूटर से पढ़ने पर छात्रों की उपलब्धि बढ़ती है, यानी कोई पॉजिटिव चीज है उसकी तरफ गलत तरीके से जा रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। अच्छा भैया, जब आप नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करने में असफल हो जाते हैं, यानी इसको गलती से एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि ये रिजेक्ट हो रही थी, तो पहली कंडीशन क्या थी? नल हाइपोथेसिस सही थी, लेकिन उसको फिर भी आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो आपने कर ली है टाइप 1 एरर, जिसका दूसरा नाम फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आपने कोई अंतर देखा है जो कि नहीं था वास्तव में। अब दूसरी बात आती है यहाँ ये वाली टाइप 2 एरर की। नल हाइपोथेसिस गलत थी और रिजेक्ट होनी थी, लेकिन आपने उसको गलती से स्वीकार कर लिया, तो आपने टाइप 2 एरर कर दिया है। इसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। यानी आपको ये जो नल हाइपोथेसिस थी, ये कंप्यूटर से छात्रों की उपलब्धि नहीं बढ़ती है, ये गलत थी। इसका मतलब बढ़ रही थी उपलब्धि, गलत बात है ये वाली, है ना। लेकिन आपने क्या किया? आपने इसको स्वीकार कर लिया, रिजेक्ट होना था, स्वीकार कर लिया इसको, तो आपकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी। जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये आपने 2 गलती करी। अब ये कैसे गलती हुई मैं बताता हूँ। जैसा प्रीति ने कहा वही बिल्कुल सेम गड़बड़ होती है, और कुछ रिसर्च टूल में गलती होती है, कैलकुलेशन में गलती होती है, सैम्पलिंग टेक्निक में गलती होती है, उससे ये गलतियां हो जाती हैं जो सही रिजल्ट नहीं आते। देखो एक कहावत है कि भाई खेल के नियम खेल के बीच में नहीं बदले जाते, खेल शुरू होने से पहले होने चाहिए। नियम खेल से शुरू पहले बनते हैं। मान लो एक रिसर्चर ने बहुत ही जोश में आकर ये कहा कि मैं तो अपने रिसर्च में 99% विश्वास का स्तर रखूंगा। इसका मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% रखूंगा, 1% यानी मतलब 0.01 रखूंगा। ये जोश में आकर उसने इतनी बड़ी बात लिख दी अपनी सिनॉप्सिस में और थीसिस में। अब 99% पे जो क्रिटिकल वैल्यू होती है 2.58 होती है ये वैल्यू, है ना। अब उसने रिसर्च करना, और भैया यहाँ मैं अलग कोने में लिख देता हूँ इसमें कि 95% लेवल पे कितनी होती है वैल्यू? 1.96 होती है, CR जो होती है कंप्यूटर। अब उसने जोश में ये बात लिखी उसने, और उसने PhD अपनी करनी शुरू करी, और उसने बाद में T, Z, वेड या एनोवा, F टेस्ट जो भी स्टैटिक्स लगाई, काई स्क्वायर लगाई, जो उसके रिसर्च में लग रही थी, उसकी वैल्यू निकाली, और उसकी वैल्यू आई 2.23। ये वैल्यू आई उसकी। अब उसने शुरू में क्या कहा अपनी सिनॉप्सिस में, थीसिस में कि जी मैं तो 99% लेवल पे ये विश्वास का स्तर रहेगा, यानी सार्थकता का स्तर मेरे रिसर्च में 0.01 या 1% रहेगा। अब भैया जब उसने लास्ट में देखा और इससे कंपेयर करी तो उसके जो है होश उड़ गए। उसने कहा कि यार इस पे तो मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है ना। भाई रिजेक्ट तभी तो होती जब ये वाली मान ज्यादा होता। अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। अब प्रीति की तरह उसके मन में ये उसके मन में ये बसा हुआ है प्रीति की तरह कि अच्छा रिसर्च तो तब माना जाएगा जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। अब वो क्या करता है, चुपके से डाइल्यूट करने की कोशिश करता है चीजों को, या तो डाटा में गड़बड़ करता है। जिन बच्चों को कंप्यूटर से पढ़ाया था उनके अंक अपने आप ही चुपचाप गुपचुप तरीके से बढ़ा देता है, कोई नहीं देखता। ये रिसर्च के अंक कोई नहीं देखता, सबके सामने केवल थीसिस जाती है। तो जो इथिक्स इन रिसर्च होते हैं वो यही तो होते हैं कि भाई आप ईमानदारी से काम करें, डाटा को मैनिपुलेट ना करें। तो मान लो उसके मन में तो यही बसा हुआ है, रिसर्च मेरा तब अच्छा होगा जब ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। अब वो रिजेक्ट करने के जुगाड़ में लगा हुआ है, और जिन बच्चों के कंप्यूटर से पढ़ाया था उनके नंबरों को अपने आप जानबूझ के बढ़ा देता है। 35 की जगह 40 कर दिए, 55 कर दिए, और अपने कोई जो है रिजल्ट निकाल कर ये बड़ा कर देगा। एक तो ये तरीका हो गया। एक ये तरीका होगा कि वो बाद में कहने लगे अपने थीसिस में कि सिनॉप्सिस में मैंने ये लिखा था, परंतु मैं 95% लेवल पर भी अपने इस रिसर्च के जो है जो रिजल्ट है उनका वो करूंगा, तुलना करूंगा 95 पे विश्वास के स्तर पे इसके रिजल्ट को। और अब 95 के विश्वास के स्तर पे कितना मान था भैया? 1.96 था गिरा। अभी ऊपर मैंने लिखा था CR। अब आपका मान ज्यादा हो गया 2.23, तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हुआ? रिजेक्ट हो गई है यहाँ पे नल हाइपोथेसिस। अब आप खुश हो गए कि वाह
देखो मैंने मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, लेकिन ये गलत तरीके से हुई है, आपने टाइप 1 एरर कर दिया है। नल हाइपोथेसिस सही थी, नल हाइपोथेसिस सही थी, आपने वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी थी नल हाइपोथेसिस, लेकिन आप गलत वे में गए, आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ छेड़छाड़ करी, आपने 95% लिया, 95% पे CR 1.96 था, आपने अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो आपने फाल्सली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, तो टाइप 1 एरर करी है। और जब आप फाल्सली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप टाइप 2 एरर कहलाती है, और ये फॉल्स पॉजिटिव कहलाती है, ये फॉल्स नेगेटिव कहलाती है। क्या दोनों बातें क्लियर हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर यस याद सर। रखना, ये आती है ना। तो फॉल्स पॉजिटिव मतलब कोई अंतर देखना, फॉल्स नेगेटिव उस अंतर को ना देख पाना, और जो है गलत नल हाइपोथेसिस को स्वीकार कर लेना। जबकि आपके कंप्यूटर से पढ़ाने का अंतर पढ़ रहा था, फिर भी आपने जो है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। इनके मुख्य कारणों में यही कारण होते हैं, आपने जो है डाटा कलेक्शन का जो मेथड था, सैम्पलिंग जो टेक्निक थी, वो प्रोबेबिलिटी नहीं थी, या सैंपल जो था वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, आपने डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर दिया चालाकी के साथ, या आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट गलत लगा लिया, या आपने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दी, या आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ छेड़छाड़ कर दी। जब आप इतने सारे काम करते हैं तब ये एरर्स आ जाती हैं इसमें, है ना। ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, एक ये बात। अब एक बहुतायत से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत यूनिवर्सिटीज में एक्सपर्ट ने इंटरव्यूज में पूछे हैं, डायरेक्ट आयोगों में पूछे हैं कि भैया कौन सी त्रुटि अधिक खतरनाक, कौन सी त्रुटि अधिक खतरनाक होती है इनमें से। बहुतायत से पूछे जाने वाला प्रश्न है, खतरनाक, है ना, मोर सीरियस, खतरनाक। लो भैया इसकी नेक्यू नाक बना दें, तो ये हो गई पूरी इसकी अधिक, है ना। तो ये कभी जब मैं शुरू में मैंने नेट की तैयारी करी थी, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगा, तो एक क्वेश्चन मेरे सामने पढ़ा था कि कौन सी त्रुटि अधिक खतरनाक होती है, तो उसमें टाइप 1 एरर लिखा हुआ था उसका उत्तर। भैया पता नहीं राम जाने किस तो प्रोफेसर ने वो क्वेश्चन बनाया था, और क्यों दुनिया भर के प्रोफेसर्स ने उस क्वेश्चन को ही मान लिया सही, और ज्यादातर ने उसी के अनुसार उत्तर मानने शुरू कर दिए, है ना। तो मैं यहाँ से आपसे दो बातें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यदि लिखित परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो कौन सी त्रुटि अधिक खतरनाक लिखित परीक्षा में, तो साथियों वो ज्यादातर टाइप 1 वाला ही ऑप्शन मानेंगे सही, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बात कहने वाला हूँ। तो आपको यदि हड़बड़ाहट है तो आप टाइप 1 ही लगा के आए उसमें, लिखित परीक्षा में यदि क्वेश्चन आता है ना, और बाद में इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, है ना, वो करके आए, वो आपका सही निकलेगा उत्तर। लेकिन कौन सी त्रुटि अधिक खतरनाक, यह कभी कहा ही नहीं जा सकता, और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन सी त्रुटि अधिक खतरनाक, परिस्थितियों पर निर्भर। आप बात से जवाब देंगे कि जी वो प्रोफेसर आपसे पूछेंगे कि कौन सी त्रुटि अधिक खतरनाक, मोर सीरियस होती है। क्या कुछ कहना चाह रहा है कोई? नहीं, चलो, तो कौन सी, तो आप कहेंगे कि वो जी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कौन सी त्रुटि अधिक खतरनाक है। तो वो पूछेंगे कैसे, तो आप कहेंगे कि किसी परिस्थिति में टाइप 1 एरर अधिक खतरनाक हो सकती है और किसी में 2 हो सकती है। चलो उदाहरण लेते हैं मेडिकल का, है ना, और वो एक ही विषय में भी दोनों का अलग अलग जो है वो हो सकता है, प्रभाव हो सकता है ना। कहीं कोई एक ही विषय में कोई सी टाइप 1 खतरनाक हो सकती है और कहीं टाइप 2 हो सकती है, उस स्थिति पर निर्भर करती है क्या है। उदाहरण के लिए मानते हैं एक व्यक्ति को कोई समस्या थी और उसके शरीर में कहीं गांठ बन गई, गांठ। अब गांठ शब्द आते ही, कहीं भी सिस्ट या गांठ शब्द आते ही हमारे मन में एकदम वहम घुस जाता है कि कैंसर है ना। तो व्यक्ति को कैंसर है ऐसा उसने हाइपोथेसिस की को, या डॉक्टर ने भी इनिशियल लक्षण के आधार पर कैंसर है, तो ये हुई उसकी रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी यहाँ, वो बनेगी ए को कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं शब्द लिख गया तो नल हाइपोथेसिस हो गई, नहीं है, ये यही मान के चलती है ना। नल तो अंतर नहीं है, कोई भी चीज जो आप देख रहे हो वो नहीं है, उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये है। अब भैया अब आ जाओ टाइप 1 एरर पर। लो ध्यान से पकड़े रहना बस कॉन्सेप्ट, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई साथियों तो आपके लेवल में और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं जो लोग रिसर्च में या अन्य चीजों में मुझे कुछ लोगों से अलग मानते हैं तो वो यही सब चीजें हैं, और वही मैं आप सबको बता रहा हूँ दिल खोलकर। तो यदि आप समझ गए तो हम सब बराबर हुए, है ना।
तो टाइप 1 एरर गलती क्या होती है हमसे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट फॉल्सली, है ना, रिजेक्ट करना, जबकि वो क्या थी, सही थी, सही थी, ये तो हुई नल हाइपोथेसिस। और टाइप 2 एरर क्या होती है भैया, टाइप 2 एरर होती है नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो रही थी, उसको गलती से स्वीकार कर लेना, गलती से, गलती दोनों में लगा हुआ शब्द है ना, एरर शब्द है ना, गलती, तो ये थी। अब मान लो वो उसने टेस्ट डिटेक्ट करना शुरू करा डॉक्टर ने, और उससे गलती से नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, गलती से रिजेक्ट हो गई, ए को कैंसर नहीं है, तो फिर कौन सी एक्सेप्ट होगी, ए को कैंसर है, ये वाली एक्सेप्ट हो गई। तो ये तो हुई टाइप 1 एरर। अब देखते हैं, अब उसने क्या किया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, उसको दवाई दी और इनिशियल स्टेज पर कुछ दवाइयां लिखकर फर्दर उसके आगे टेस्ट लिख दिए। इस वाली गलती को करने की वजह से, टाइप 1 एरर करने की वजह से कैंसर डिटेक्ट हो गया, उस आदमी को बड़ा ट्रॉमा लगा, झटका लगा, क्योंकि एरर तो दोनों ही गड़बड़ होती है ना, कोई चीज करनी चाहिए, हमें तो अच्छे से काम करना चाहिए, रिसर्च एपरेटस जो है, कैलकुलेशन जो है वो सब अच्छी होनी चाहिए। अब डॉक्टर ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया भैया, चलो एक तो ही कंडीशन हुई। दूसरी टाइप एरर क्या हुई, टाइप 2 एरर, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही थी, ये रिजेक्ट हो रही थी कि व्यक्ति को कैंसर नहीं है ना, हमने गलती से स्वीकार कर ली व्यक्ति को, तो स्वीकार करने का मतलब है क्या हुआ, ये हुई व्यक्ति को सॉरी स्वीकार कर ली, तो बस हम बस बात खत्म हुई कि व्यक्ति को कैंसर नहीं है, ये हमने स्वीकार कर ली, लो व्यक्ति को कैंसर नहीं है ये स्वीकार कर ली गलती से। डॉक्टर ने कही उससे तुम्हें कैंसर वैंसर कुछ नहीं है, गांठ जो ये जो गांठ है फैट बॉल हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है, और जो है उसको आजाद कर दिया, लेकिन वास्तव में उसको यदि कैंसर हुआ। तो यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी अनम्यूट करे और बताए कि कौन सी त्रुटि ज्यादा खतरनाक हो सकती है इस स्थिति में। वेरी गुड, वेरी गुड, बस 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 सब समझ गए हैं, टाइप 2 एरर। अब बात करते हैं, आगे आते हैं, चलो हाँ टाइप 2 एरर। अब बात करते हैं लॉ की, भैया लॉ, कानून की बात में आ जाओ, लॉ की स्टडीज में आ जाओ। रिसर्च हाइपोथेसिस है ए ने हत्या की है या चोरी की है, हत्या या चोरी की है, ये ऐसी पुलिस मान के चल रही है हाइपोथेसिस। इसकी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी भैया, ए ने चोरी या हत्या नहीं की है, लो। अब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि चाहे 10 निर्दोष छूट जाएं, 10 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, है ना, यही तो कहता है। अब देखो टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होती है, यहाँ ध्यान से पकड़ लेना, बस क्लियर हो जाएगी, उसके बाद एजुकेशन और वो सारे एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं। लो भैया, टाइप 1 एरर यानी नल हाइपोथेसिस। अब कोई अपने आप को अनम्यूट कर ले, अंकिता है, प्रियंका है, गरिमा है या आशुतोष, कोई भी एक, पूजा, चंचल, कोई भी एक अनम्यूट कर ले सर। हाँ, जिनके पीछे शोर आ रहा है वो पहले अपने शोर को बंद कर लें, जो बात कर रहे हैं उनसे कहते हैं कि बात ना करें, उसके बाद मेरे से बातचीत शुरू करें, है ना। चलिए, कौन है भैया, अखाड़े में आ जाओ। यस सर। हाँ, नाम बताइए। दीक्षा। तो दीक्षा, रिसर्च हाइपोथेसिस, आपके पीछे से आवाज आ रही है, पहले उनसे कह दीजिए कि वो बोले ना, है ना। जी सर। हाँ, ए ने हत्या या चोरी की है, ये रिसर्च हाइपोथेसिस थी पुलिस की। नल हाइपोथेसिस बनी ए ने चोरी नहीं की है या हत्या नहीं की है, कुछ भी मान लो, हत्या हटा दो, चोरी बनो, चोरी नहीं की है ना, ये थी नल हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर क्या होती है, हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, वो स्वीकार हो रही थी लेकिन उसको जानबूझकर डेलिबरेटली या गलती से उसको अस्वीकार करते हैं। तो यदि हम इसको अस्वीकार कर देंगे यानी टाइप 1 एरर करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो कौन सी क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा सर नल को रिजेक्ट कर दिया हमने। रिजेक्ट का मतलब हुआ कि हमने गलती से इसको रिजेक्ट कर दिया, और गलती से करा तो इसका मतलब ए को दोषी ठहराया जाएगा, उसको सजा हो जाएगी, है ना। अच्छा, जो निर्दोष है, हाँ जो निर्दोष है, बिल्कुल बहुत सही शब्द यूज किया, जो निर्दोष है उसको सजा हो जाएगी। अब टाइप 2 एरर देखिए, टाइप 2 एरर, ए ने चोरी नहीं की है, हमने ये स्वीकार कर लिया, ये वाला, है ना, चोरी नहीं की है तो नहीं की है, उसको बरी कर दो, गलती से हमसे ये हुआ, जबकि चोरी हो सकती है उसने की हो, लेकिन हमसे गलती से ये स्वीकार हो गई कि ए ने चोरी नहीं किया, वो बरी हो गया, तो वो बरी हो जाता है, पहले में उसे सजा मिल रही है। कौन सी एरर खतरनाक है, बता दो मुझे। टाइप 2, क्योंकि निर्दोष आदमी फंस रहा है। सर टाइप 1 टाइप 1 एरर,
टाइप 1 एरर, Type 1 क्योंकि टाइप 2 एरर में तो हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, ए ने चोरी नहीं की है, ये स्वीकार करें नहीं की है तो बरी हो गया, ये स्वीकार कर लिया ना। लेकिन 1 में हम गलती से इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ए ने चोरी नहीं की है, रिजेक्ट कर रहे हैं, हाँ रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ए ने चोरी की है वो निर्दोष हो सकता है क्योंकि फंस जाएगा। तो यहाँ पे टाइप 1 एरर खतरनाक हुई, जबकि मेडिकल में टाइप 2 खतरनाक थी। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग प्रकार से एरर खतरनाक या कम सीरियस होती है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना, आवाज आ रही है आपको। तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग म्यूट कर लीजिए, कोई अनम्यूट है सर में, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन सी त्रुटि अधिक खतरनाक होगी। क्लियर है भाई ये? ठीक है जी सर। आओ अखाड़े में, हाँ दूसरे में ये अब आओ कि भैया लेक्चर को ले चलते हैं समापन की तरफ। और एक क्वेश्चन आपके सामने ये है भैया, एक लड़का किसी लड़की को बहुत पसंद करता था, प्यार करता होगा, तो ठीक है भैया उसने उसको प्रपोज किया, और प्रपोज किया, वो लड़की थी थोड़ी सांख्यिकीविद है ना, जैसी विदुषियां इस लेक्चर में मौजूद हैं। तो उस लड़के ने कोई सवाल किया, उसको प्रपोजल दिया, उसने कुछ उसको रिप्लाई किया। उसने जो रिप्लाई किया वो जो किया उसमें आप उसकी मदद करिए। आते हैं यहाँ, ये भैया आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, मुझे बता दीजिए। जी सर। यस सर। यस सर। ये देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। हाँ, इसने कहा विल यू मैरी मी, तो लड़की ने कहा आई फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। लड़की ने कहा, अब वो लड़का बेचारा फंस गया, वो तो स्टैटिक्स का कम जानकार था, वो बोला व्हाट डज दैट मीन। तो उसको पता चला कि मयंक भाई जो है करा रहे हैं स्टैटिक्स की रिसर्च की क्लासेस, तो वो लड़का आ रहा है हमारे पास पूछने के लिए, है ना। तो अब ये पहेली का उत्तर कि ये आपको मिल जाएगी कि विल यू मैरी मी, और लड़की का जवाब आई फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसमें क्या छिपा हुआ, उसने हाँ बोला है ना बोला है, और ये कहकर लड़की मुस्कुराकर चली गई। ऐसा हुआ वहां पर, मतलब जवाब ये कहकर आई फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मुस्कुराती हुई चली गई। अब वो हाँ बोल के गई ना बोल के गई, उसने कहा जाओ रिसर्च की क्लास में स्टैटिक्स की। आई थिंक सर हाँ बोला है ना उसने, सर यस बोला है ना, मना नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। तो साथियों इस यक्ष प्रश्न के साथ हम आज के इस लेक्चर की समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, और इसके बारे में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में बात। तो थैंक यू सो मच सर। आज की इस रिसर्च हाइपोथेसिस की क्लास में हमने सवाल है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप 1 टाइप 2 में सार्थकता के स्तर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल रेशो की बारीक अवधारणाओं को बहुत बारीकी के साथ डिस्कस किया सकता है। मुझे सब आपको समझ आ गई होंगी। कोई अनम्यूट है? कृष्ण मोहन दुबे शायद, वो अपने आप को म्यूट कर लें। साथियों मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज इस लेक्चर में जो आपने इतनी बारीक बारीक बातें सीखी हैं, सार्थकता का स्तर हो, चाहे विश्वास का स्तर हो, चाहे क्रिटिकल रेशो हो, आपने कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार की हाइपोथेसिस अधिक खतरनाक हो सकती है, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे बड़े बड़े जो शिक्षक अनुभवी हैं उन्हें भी क्लियर नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, मेरा लंबा अनुभव है। आज के सेक्शन को आप लोग पुनः सुने, बार बार सुने, नोट्स बनाएं। न केवल आपकी रिटन की तैयारी होगी, आप इंटरव्यू के लिए पक्के हो गए हैं। आज के इस लेक्चर के बाद आप अनेकों शिक्षकों से अच्छे हो गए हैं, आपका लेवल मेरे बराबर है। आज आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। असली सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी इस क्लास के लिए कि आप इनको अच्छे से पढ़ लें, बार बार लेक्चर को पढ़ें, और इनको आगे जब भविष्य में आप शिक्षक बन जाएंगे, आप भविष्य में अपने छात्रों को भी ऐसे ही पहुंचाएं। तो ये जटिल कॉन्सेप्ट्स मैंने एक आसान से तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अब आप अपने नोट्स को बनाएं, उसमें इनको लिखें, इसी भाषा में लिखें, बिल्कुल ऐसे ही लिखें जिस तरह से मैंने बताई हैं, और ये आपके काम आए। इसी के साथ आज की मैं इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मयंक सर को हैंड ओवर करता हूँ। सर वाज इट फॉर टुडे ओनली फॉर द सेम टाइम? आपको मयंक सर बताएंगे। समय प्रोफेसर के समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, लेकिन हमारी क्लास 7 से 8 के बीच में स्टार्ट होती है, ये लगभग श्योर है। कभी 7 बजे स्टार्ट होगी, कभी 7:30, कभी 7:45, सूचना पहले मिल जाएगी आपको। स्टार्ट 7 से 8 के बीच में सर जी सर
बताएं। सर प्लीज क्लास रेगुलर डेली कर लीजिए प्लीज। मेरी क्लास जी सर। सर असल में क्या है, मेरे पास कई बार समय नहीं रहता। कल की मैं स्थिति बता दूं, जी सर। कल को मैं एक अपने रिलेटिव के यहाँ शादी में जाऊंगा, तो अब चूंकि मैं शादी में रहूंगा तो मैं क्लास कैसे लूंगा, तो मैं एक भाई से यही कहूंगा कि भाई मेरी क्लास आप 28 में या बाद में रख लीजिए, है ना। तो कई बार हमारे व्यस्तता की वजह से क्लास रेगुलर नहीं हो पाती है ना, तो जैसे ही होगी वो आपको सूचित सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। चल जैसे हमारी कोई भी ऑप्टेंड वैल्यू निकल कर आती है तो उसे दोनों लेवल्स पे चेक करना कंपलसरी होता है या हम किसी नहीं। एक लेवल पर चेक करके छोड़ सकते हैं? वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने रिसर्च में हमेशा आप सभी ध्यान रख लें, याद रखें, बस 0.05 लेवल लेके चलो बस। अब चूंकि 1.96 से जो वैल्यू, मतलब इस पे तो कम से कम हो ही जाएगी ना, कोई भी वैल्यू होगी तो इस पे टेस्ट हो जाएगी, तो एक तो हुई। अब आप पहले 0.01 लेके चले और वो इस पे नहीं हुई तो फिर कैसे करोगे, फिर इस पे बाद में लिखोगे तो वो अच्छा नहीं है। खेल के नियम पहले ही लिखने चाहिए। तो आप अगर एकमात्र ये लेवल लेके चलेंगे कि मेरे इस शोध में सार्थकता का स्तर 0.05 या 5% रहेगा, तो वो अपने आप अंडरस्टूड है कि आप इस पे देख रहे हैं, तो जो इस पे एक्सेप्ट हो गई है, इस पे रिजेक्ट हो गई नल हाइपोथेसिस, वो आप उसको चेक करें, इस पे ना करें, फिर आपकी इच्छा हो गई है। लेकिन एक लेने से, बड़ा लेवल लेने से छोटे लेवल को लेते हुए फिर आप गड़बड़ होगी, है ना। तो ये ध्यान रखें, आप 0.05 लेकर चलें। इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सार्थकता का स्तर 0.05 या 5% है, या विश्वासता के स्तर की बात करें तो वो 95% है ना। ये तीनों बात एक ही है। ठीक है, क्लियर? यस सर, एक क्वेश्चन और है कि जैसे मैंने अपनी एमएड अभी कंप्लीट किया रिसेंटली, तो उसमें मैंने अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी, तो मैंने उसमें मैंने महत्वपूर्ण शब्द जोड़ दिया था कि जैसे हमारे मतलब कोई भी महत्वपूर्ण अंतर नहीं है या कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है। तो जो एग्जामिनर आए थे उन्होंने वो वर्ड पकड़ लिया मेरा कि महत्वपूर्ण वर्ड कभी भी यूज नहीं होता है। हाँ, इसकी तो सर वो मुझे आज तक मतलब क्लियर नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों है। हाँ, वो हम बताते हैं। स्टैटिक्स की और रिसर्च की एक मानक शब्दावली है ना। तो उसमें महत्वपूर्ण नहीं होता, सार्थक होता है। अंतर सार्थक नहीं है, यानी जो अंतर आया है वो अंतर है तो सही, लेकिन स्टैटिक्स की कसौटी पे सार्थक नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब, है ना। तो महत्वपूर्ण ये आम बोलचाल के वर्ड है, इनको यूज नहीं करते हैं। सार्थक शब्द इसकी जगह इस्तेमाल होता है, सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। तो आप महत्वपूर्ण कैसे कहेंगे, महत्वपूर्ण का कुछ पता नहीं ना, लेकिन सार्थक का पता है, वो कसौटी से तुलना की गई होगी, तब आप सार्थक या सार्थक कहेंगे। महत्वपूर्ण की कसौटी से तुलना नहीं कैसे करेंगे, हमें कुछ वो बताता ही नहीं है। तो महत्वपूर्ण शब्दावली की वजह से स्टैटिक्स की जो होती है, आपको सार्थक वर्ड ही यूज करना है, सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट ये करें। क्लियर है? यस वो स्टैटिक्स की लैंग्वेज नहीं है ना। हाँ, वो स्टैटिक्स की लैंग्वेज नहीं है। थैंक यू सो मच सर। चलिए और बताइए, नहीं तो क्लास जो है हैंड ओवर। और मेरी व्यक्तिगत सलाह है, इस लेक्चर को आप दोबारा भी सुन सकते हैं जी। अब बाकी प्रश्न विद्यार्थियों से अपनी क्लास में लिए जाएंगे। समय काफी हो रहा है, तो आप विद्यार्थियों आपके अगले प्रश्न कल लिए जाएंगे। तो कल के लिए सूचना है, कल डॉक्टर रॉबिन सिंह सर की क्लास होगी। हम लोग प्रयास करते हैं रोज क्लास होने का, लेकिन कभी समय शेड्यूल होने के बाद भी कोई अचानक से किसी प्रोफेसर को काम आ जाए या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो हमें क्लास सस्पेंड करनी पड़ती है। अदरवाइज हम भी चाहते हैं कि प्रतिदिन क्लास हो, समय कम बचा हुआ है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन क्लास हो। लेकिन तब भी हम कमिटमेंट करते हैं कि सप्ताह में हमारी 4 क्लासेस न्यूनतम जरूर होंगी, 4 क्लासेस जरूर होंगी, और हम अपने टारगेट को कंप्लीट जरूर करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने बैच चलाया था तो हमने सारी यूनिट्स कवर की थी, और लास्ट टाइम रिसर्च मैं ले रहा था, नितिन सर ने भी एक क्लास ली थी, लेकिन इस बार नितिन सर पूरा रिसर्च समाप्त करेंगे, ऐसा नितिन सर ने हमें आश्वासन दिया है। और वास्तव में इतना ज्ञानवर्धक लेक्चर नितिन सर के द्वारा दिया जा रहा है, मैं बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जो बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो विभिन्न विद्वानों, जो मानक पुस्तकें हैं, चाहे वो अरुण कुमार सिंह की हो, चाहे डॉक्टर एसपी गुप्ता जी की हो, उनमें भी आपस में सहमति नहीं है। तो उन गूढ़ प्रश्नों को भी जवाब दिया है डॉक्टर नितिन कुमार त्यागी सर ने, कि किसी पुस्तक में अगर कुछ लिखा है तो दूसरी में कुछ लिखा है, तो उस विवाद की स्थिति को भी नितिन कुमार त्यागी सर अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, जिस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से, अपने विद्वत वक्तव्य के द्वारा, विशद वक्तव्य के द्वारा
जिस प्रकार से विद्यार्थियों को हम सभी को अपने ज्ञान से अभिभूत कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ही सराहना के पात्र हैं। बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ विद्यार्थी हित में जिस प्रकार से सर आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नितिन त्यागी सर। बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार आपका सदा आभारी रहेगा इस आपके इस पुनीत कार्य में। हमारा जो यह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ था, उसमें इस बार सबसे ज्यादा ज्ञान की आहुतियां आपकी ओर से आ रही हैं। ये बड़े ही गौरव का विषय है हमारे लिए और हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी शोध के क्षेत्र में अपना, इसमें केवल नेट के विद्यार्थी ही नहीं जो पीएचडी कर रहे हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो वे भी ये समझ रहे होंगे कि यह मात्र नेट की तैयारी नहीं है, यह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी है, शोध मार्ग को प्रशस्त करने की तैयारी है। तो इन कक्षाओं को अपने जीवन निर्माण में संलग्न करने का एक बड़ा हथियार बनाइए। इसको देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये कक्षाएं यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा उसको फिर से देख सकते हैं। और अगली क्लास में अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो अगली क्लास में आप सर से पूछ सकते हैं। और सर भी बड़े ही सरल सहज स्वभाव के हैं, आपसे तुरंत आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो मैं पुनः डॉक्टर नितिन कुमार त्यागी सर का उनकी इस दिव्य, अद्भुत और शानदार कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर नितिन कुमार त्यागी सर को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। तो धन्यवाद सर। आज की कक्षा में इतना ही, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। आप सबका जो छात्राओं का प्यार मिल रहा है, ये मुझे प्रेरणा प्रदान करता है। सब बहुत अच्छे कमेंट देते हैं, सबको समझ आ रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी मेरा ये आपका हमारा ज्ञान यज्ञ सफल हो रहा है। धन्यवाद जी सर। हेलो और सभी विद्यार्थियों, एक बात और है कि चूंकि हम लोग सर को कुछ नहीं, लेकिन आपके कमेंट्स जरूर भेजते हैं। जो आप लोग फीडबैक देखते हैं, जो हम लेक्चर अटेंडेंस हम आपसे मांगते हैं, उसमें लेक्चर अटेंडेंस में हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा लेक्चर फीडबैक का होता है। तो उसके जरिए हम स्वयं में भी सुधार करना चाह रहे हैं। नितिन सर से भी बात होती है तो सर कहते हैं कि हमें फीडबैक दीजिए कि विद्यार्थियों का क्या कहना है, विद्यार्थी और बेहतर हमसे कैसे पा सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो उस फीडबैक में आप लिखिए। अगर जो और आपको कोई सुझाव है तो उस लेक्चर फीडबैक के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। तो इसलिए अटेंडेंस जरूर फिल करिए। आप लोग, ये कुछ लोग नहीं करते हैं, तो मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, आप एक लेक्चर फीडबैक जरूर दे दिया करिए। वो हमारे लिए अटेंडेंस मेंटेन करेगा और फीडबैक के रूप में हम स्वयं में सुधार कर सकेंगे। तो ये कार्य जरूर करिएगा आप सभी। अभी इसके बाद लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप पर, उसके माध्यम से आप अटेंडेंस जरूर फिल करिएगा। तो सभी को शुभ रात्रि। आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। शुभकामनाएं। थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू सर।